आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 291 ईर्ष्या और जलन। अध्याय 1 मासिक टिकटों का अनुरोध। वास्तव में जब डीलर ने पासे खोले तो तीनों पासों पर 2, 3 और 3 आए। नतीजा कम रहा। लगभग 1 दर्जन जुआरियों में से केवल एक व्यक्ति ने थोड़ी सी रकम जीती, बाकी सभी हार गए। एक सच्चा उस्ताद 3 राउंड में पैसे नहीं जीतता। मोटे बूढ़े ली ने थोड़े ही समय में 20,000 युआन गंवा दिए, लेकिन उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने तांग शियू की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इतनी रकम से तो शायद मेरा एक टाइम का खाना ही आ जाएगा। डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। ये देखकर कि वह एक और शर्त लगाने ही वाला था, तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाह पकड़ ली और शांत भाव से कहा, चलो कहीं और देखते हैं। मुझे अचानक अब पासा खेलने का मन नहीं कर रहा है। फैट ओल्ड ली एक पल के लिए चौंक गया, फिर बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए हंसा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पैसे जीतना मुश्किल है? असल में कैसीनो में जुआ खेलकर पैसे जीतना बहुत मुश्किल है। एक कहावत है, 10 में से 9 जुआरी हार जाते हैं, जिसका ठीक यही मतलब है। तांग शियू हंसते हुए बोले, 10 में से 9 जुआरी हार जाते हैं, लेकिन एक विजेता तो हमेशा होता है। लोगों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है और वे सभी स्वभाव से लालची होते हैं, इसीलिए कैसीनो इतने फलते फूलते हैं। मोटे बूढ़े ली ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। हर किसी के दिल में लालच होता है, बस बात इतनी है कि क्या वे इसे काबू में रख सकते हैं। ये कहावत तो सब जानते हैं कि थोड़ा जुआ खेलना मजेदार होता है, लेकिन हद से ज्यादा जुआ खेलना नुकसानदायक होता है। लेकिन जुआरियों के लिए अपने लालच पर काबू पाना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए आज रात दूसरी मंजिल पर कुछ नए अमीर लोग जुआ खेल रहे हैं। वे सभी बड़ी रकम का दांव लगाने को तैयार हैं। स्थानीय उद्योगपति शर्त। तांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य से पूछा, क्या ये रिजॉर्ट आराम और मनोरंजन का स्थान नहीं है? कोई यहाँ इतनी भारी मात्रा में जुआ खेलने क्यों आएगा? मोटे बूढ़े ली ने चिढ़कर कहा, क्या बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वे ऊब गए हैं और उनके पास करने को कुछ बेहतर नहीं है, और उनके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन मैंने सुना है कि उनके बीच थोड़ी दुश्मनी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ मिलने पर उन्हें मामला सुलझाना ही पड़ेगा। मैंने ये भी सुना है कि किंगचेंग पर्वत वाला आदमी लास वेगास से जुआ संत का एक शिष्य लेकर आया है, इसलिए आज रात उसकी बड़ी जीत होने वाली है। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, किंगचेंग पर्वत का वह व्यक्ति, वह कौन है? मोटे बूढ़े ली ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, एक धोखेबाज जो पहले ज्योतिषी होने का दिखावा करता था, बाद में व्यापार जगत में आ गया और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उत्तर पश्चिम में अच्छी पैदावार वाली कई कोयला खदानें हासिल कर लीं। उसने वर्षों में काफी पैसा कमाया है। छोटे भाई, तुम्हें याद रखना चाहिए कि वह आदमी बहुत चालाक है। अगर भविष्य में तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तांग शियू ने सोच समझकर सिर हिलाया। बातचीत के दौरान वे दोनों एक रूलेट मशीन के पास पहुंचे। इसे खेलना आसान था। मशीन के प्रवेश द्वार में चिप्स डालें और मशीन उन्हें पहचान लेगी। 10,000 मूल्य की एक चिप से केवल 1,000 अंक मिलते थे। प्रत्येक अंक $1 के बराबर था। दूसरे शब्दों में, रूलेट मशीन में चिप्स डालने से आपकी शर्त की राशि 10 गुना कम हो जाती थी। लेकिन रूलेट के पहिए में गुणक होते हैं जिनमें सबसे कम 0x होता है। यदि रूलेट मशीन का पॉइंटर अंततः 0x पर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ हार जाते हैं और आपको एक भी पैसा नहीं मिलता। गुणक उच्चतम से निम्नतम क्रम में इस प्रकार हैं: 0x, 1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 200x, 500x और 1000x। 0x से 50x के लिए 2 जोन हैं और 100x से 1000x के लिए केवल 1 जोन है। इस समय 6 रूलेट मशीनों के सामने 3 जुआरी खेल रहे थे। तांग शियू मुस्कुराया और मोटे बूढ़े ली की ओर देखते हुए बोला, क्यों न हम भी यह खेलें? सरल और सीधा, जीतना या हारना किस्मत पर निर्भर करता है। फैट ओल्ड ली हिचकिचाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ किस्मत की बात है। इस तरह की जुआ मशीनें आमतौर पर हेराफेरी वाली होती हैं, जिससे 100 गुना या उससे अधिक की संभावना वाले क्षेत्रों में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर इसमें छेड़छाड़ भी हुई हो तो भी यह संभव है। आखिर मशीनों को नियंत्रित करने में हम उन सट्टेबाजों से कहीं बेहतर हैं, है ना? मोटे बूढ़े ली ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। इस कैसीनो के सारे डीलर माहिर हैं। अगर वे धोखा देना भी चाहें तो शायद दे ही सकते हैं। चलो खेलते हैं और देखते हैं कि आखिर में कौन ज्यादा जीतता है। अच्छा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, खाली पड़ी रूलेट मशीनों में से एक के सामने खड़ी हुई, हाथ बढ़ाकर 10,000 युआन के बराबर की एक चिप मशीन के प्रवेश द्वार में डाली और फिर स्टार्ट बटन दबा दिया। बस जैसे ही रूलेट मशीन के अंदर की सुई तेजी से घूमने लगी, कुछ ही सेकंड में वह 10 गुना गुणक वाले क्षेत्र पर पहुंच गई। दूसरे शब्दों में, तांग शियू इस दौर में न तो जीता और न ही हारा। फैट ओल्ड ली भी एक और रूलेट मशीन के सामने रुक गया और तांग शियू की तरह उसने भी 10,000 का एक चिप डाला। स्टार्ट बटन दबाने के बाद पॉइंटर घूमना बंद हो गया और अंत में 50x के आसपास रुक गया। हाँ, मुझे पता था कि मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने शुरुआती निवेश से 5 गुना अधिक लाभ कमाया। मोटे बूढ़े ली ने तांग शियू पर एक नजर डाली। वह तांग शियू के जुए के नतीजों पर बारीकी से नजर रख रहा था। तुलना करने पर उसने पाया कि वह जीत गया था, जबकि तांग शियू न तो जीता था और न ही हारा था। उसके चेहरे पर तुरंत ही आत्मसंतुष्टि का भाव आ गया। तांग शियू हंसते हुए बोला, मोटे ली, तुमने पहले भी कहा था कि एक मास्टर 3 राउंड में पैसे नहीं जीतता। फैट ओल्ड ली ने आंखें घुमाईं और हंसते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? काश मैं पहले से लेकर आखिरी तक हर एक मैच जीत पाता। तांग शियू मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक चमक सी आई। उसने स्टार्ट बटन दबा दिया। उसी क्षण उसकी मानसिक ऊर्जा तेजी से मुक्त होकर रूलेट मशीन में समाहित हो गई। अंदर जैसे ही पॉइंटर तेजी से घूमने लगा, तांग
शियू ने उसकी घूर्णन गति को नियंत्रित किया, धीरे धीरे उसे कम करते हुए अपने सचेत नियंत्रण में पॉइंटर को 1000 गुना सीमा तक पहुंचा दिया। अब मोटे बूढ़े ली को भी अपना नतीजा मिल गया। जब उसने देखा कि पॉइंटर एक एक्स रेंज में रुक गया है तो उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। वह हंसा और तांग शियू के सामने रखी रूलेट मशीन पर नतीजे देखने लगा। क्या उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। उसे अब सामने रखी रूलेट मशीन की कोई परवाह नहीं थी और वह तांग शियू की ओर दौड़ा। आंखें फाड़कर घूरते हुए बोला, 1000 गुना। अभी अंदर क्या था? 1000 गुना मतलब 10 लाख। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। मोटे बूढ़े ली को मानो झटका लगा हो। वह अपनी चल रही रूलेट मशीन पर लौट आया और बड़बड़ाया, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रही। हालांकि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं खेलता, फिर भी मैंने अपनी रकम दोगुनी कर ली है। अभी 50,000 थी और अब 100,000 हो गई है। तांग शियू मुस्कुराया और उसे एहसास हुआ कि उसकी दिव्य शक्ति वास्तव में रूलेट के पहिए की सुई को नियंत्रित कर सकती है। उसने अपनी अच्छी किस्मत को जारी रखने का फैसला किया। इसके अलावा वह केवल एक राउंड खेलेगा और फिर जुआ खेलना बंद कर देगा। स्टॉप बटन दबाएं। जैसे ही रूलेट व्हील का पॉइंटर घूमने लगा, तांग शियू की दिव्य चेतना ने एक बार फिर घूमते हुए पॉइंटर को जकड़ लिया और उसे नियंत्रित करते हुए अंततः 1000 गुना के मान सीमा पर रोक दिया। धिक्कार है, ये शून्य है, मैंने सब कुछ खो दिया। मोटे बूढ़े ली ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए तांग शियू के सामने रखे रूलेट व्हील और उस पर प्रदर्शित लाल अंकों की ओर देखा। शून्यों की पंक्ति को देखते ही उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्षमा करें, आपके द्वारा दांव पर लगाई गई बड़ी राशि के कारण मशीन संबंधित मूल्य के चिप्स नहीं दे पा रही है। कृपया कैसीनो कर्मचारियों से संपर्क करें। रूलेट व्हील मशीन से यांत्रिक आवाजें आ रही थीं। पलक झपकते ही पास की 3 रूलेट मशीनों पर मौजूद सभी पुरुष और महिलाएं तांग शियू की ओर मुड़े। जब वे हिले और तांग शियू के सामने वाली रूलेट मशीन पर प्रदर्शित संख्याएं देखीं, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी निगाहें अविश्वास से चमक उठीं। आस पास तांग शियू ने अपना सिर घुमाया और पास में ही कैसीनो कर्मचारी के वेश में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नजर डाली। फिर उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक पूछा। तांग शियू ने रूलेट मशीन पर लिखे नंबरों की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बड़ा इनाम जीत लिया है। क्या यह 1 अरब है? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने लाल रंग में लिखे अंकों की पंक्ति को घूरकर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। गिनती करने के बाद उसने पुष्टि की कि प्रदर्शित राशि वास्तव में 1 अरब थी। पल भर में उसके माथे पर पसीना आ गया और विनम्रता से उसने जल्दी से कहा, महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपने जो राशि जीती है वह बहुत बड़ी है, इसलिए मेरे पास इसे संसाधित करने का अधिकार नहीं है। मैं अभी जाकर अपने प्रबंधक को बुला लाता हूँ। अच्छा, तांग शियू ने सिर हिलाया। इधर उधर घूम रहे कई जुआरियों ने कर्मचारी की बातें सुन ली थीं और जब उन्होंने रूलेट व्हील पर लाल अंक देखे तो वे सभी सदमे में आ गए। आधे मिनट के भीतर ही दर्जनों लोग वहां जमा हो गए और शोर इतना तेज था कि कैसीनो लॉबी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। कई लोग ये जानने के लिए दौड़ पड़े कि आखिर वो क्या रहा है। टेगिल लॉवान रिजॉर्ट के कैसीनो मैनेजर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। अपने कर्मचारियों से फोन मिलते ही वे तुरंत वहां पहुंचे और रिजॉर्ट की उपाध्यक्ष एमिली से भी संपर्क किया। हेलो महोदय, मैं इस कैसीनो का प्रबंधक हूँ। चूंकि आपने बड़ी रकम जीती है, कृपया मेरे साथ वीआईपी कमरे में आइए, हम विवरण पर चर्चा करेंगे, टैगर ने तांग शियू के पास आते हुए कहा। साइड पर फैटी ली ने टैगर के शब्दों में कुछ अनकहा सा महसूस किया और गहरी आवाज में कहा, तांग शियू मेरा छोटा भाई है, हम दोनों साथ हैं। आपने उसे वीआईपी कमरे में विस्तार से चर्चा करने के लिए बुलाया, बजाय इसके कि आप वीआईपी कमरे में भुगतान प्रक्रिया पूरी करने जाते। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। क्या आपका कैसीनो अपना कर्ज चुकाने से मुकर रहा है? टैगर का इरादा वाकई यही था। उसे तांग शियू के इतिहास की पूरी तरह से जांच करनी थी। अगर तांग शियू महज एक साधारण पर्यटक था जिसका कोई शक्तिशाली समर्थक नहीं था, तो उसे तांग शियू को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देने में कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार 1 अरब कोई छोटी रकम नहीं थी। तथापि फैटी ने उसके विचारों को भलीभांति भांप लिया और उन्हें सबके सामने प्रकट कर दिया, जिससे फैटी क्रोधित हो गया। हालांकि ऊपरी तौर पर उसने विनम्रता बनाए रखी और सिर हिलाते हुए कहा, विस्तृत चर्चा और औपचारिकता एक ही बात है। आशा है कि आप गलत नहीं समझ रहे हैं महोदय। इसके अलावा मैंने हमारे रिजॉर्ट की उपाध्यक्ष को सूचित कर दिया है, वह रास्ते में है और जल्द ही आपका स्वागत करेगी। लोवान रिजॉर्ट के उपाध्यक्ष, क्या यह एमोर पैसिफिक नहीं है? ये सुनकर फैटी का तनावपूर्ण मूड तुरंत काफी हद तक शांत हो गया। तांग शियू ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, तो चलिए वीआईपी कमरे में चलते हैं और विस्तार से बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। टैगर ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन उसका बाहरी रवैया और भी सौहार्दपूर्ण हो गया, क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। इस महीने के टिकटों की बिक्री का आंकड़ा इतना निराशाजनक है कि लिखने की हिम्मत ही नहीं हो रही। भाइयों और बहनों, कृपया मेरी मदद करें और जिन्हें को लिखने का भरपूर मौका दें। अध्याय 292, रवैया ठीक है। दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग, दूसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी कमरा। टैगर ने तांग शियू और फैटी को बड़े स्नेह से बैठने का निमंत्रण दिया। उस समय फैटी की भावनाएं काफी उलझी हुई थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिजॉर्ट होटल में आराम करने के लिए तांग शियू को आमंत्रित करने का परिणाम ये होगा कि तांग शियू पूरे 1 अरब डॉलर जीत लेंगे। 1 अरब। अपने विशाल कारोबार के बावजूद उनकी वार्षिक शुद्ध आय शायद उस स्तर तक नहीं पहुंचती थी। ईर्ष्या, जलन और आक्रोश ही उनकी भावनाओं का सबसे सच्चा प्रतिबिंब थे। लेकिन उन्हें यह भी स्पष्ट आभास था कि कुछ गड़बड़ है। आखिर कैसीनो चलाने वाले लोग संत तो नहीं होते, वे इतनी बड़ी रकम यूं ही सौंपने को तैयार नहीं होते। तांग शियू अभी बहुत छोटा है, शायद वह मामले की जड़ को नहीं समझ सकता। फैटी ने मन ही मन आह भरी और सोचा कि अगर दूसरा पक्ष वाकई अपना कर्ज चुकाने से मुकरना चाहता है तो यहाँ हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर एक शक्तिशाली ड्रैगन भी एक स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता और किसी दूसरे के इलाके में फायदा उठाना बेहद मुश्किल है। सज्जनों, चलिए बात करते हैं। टैगेल उन दोनों आदमियों के सामने बैठ गया, सिगरेट जलाई, पैर मोड़े और बोला,
तांग शियू ने शांत भाव से पूछा, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? टैगर हंसे और बोले, हम सब यहाँ समझदार लोग हैं और मैं तुम्हारे साथ घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहता। हमारा कैसीनो का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और हम हर साल बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन 1 अरब बहुत ज्यादा है। मुझे तो शक है कि तुमने उस मशीन के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए तुम 1 अरब नहीं ले सकते। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, आपका मतलब है आप अपना कर्ज चुकाने से मुकरना चाहते हैं? टैगर की मुस्कान और भी खिल उठी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक और भी तीव्र हो गई। उसने तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आपका उपनाम क्या है, महोदय? टैंग, तांग शियू ने कहा। टैगर हंसते हुए बोले, श्रीमान टैंग, आप भले ही ज्यादा उम्रदराज न हो, लेकिन आप जरूर समझदार होंगे। कुछ पैसा स्वीकार्य होता है, कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह साइपन है, हमारा इलाका। अगर हम आपको 1 अरब भी दे दें तो शायद आप उसे खर्च करने के लिए जिंदा ही न रहें। कैसा रहेगा अगर हमारा कसीनो आपको 10 मिलियन दे दे और हम इस मामले को निजी तौर पर सुलझा लें? आपका क्या विचार है? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, श्री तागिल, आप तो वाकई निर्दयी हैं। आपने एक ही बार में 99% रकम काट ली और फिर मुझे सिर्फ 1% दी। क्या आपको लगता है कि मेरे पास 10 मिलियन की कमी है? टैगर रुका, फिर भौहें चढ़ाकर पूछा, श्रीमान टैंग, क्या आप मेरी बात नहीं समझे? कुछ लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वे उसे ले तो सकते हैं, लेकिन खर्च करने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद आप साइपान से जिंदा निकल पाएंगे? तांग शियू ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। टैगेल की मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह गंभीर भाव आ गए। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और तांग शियू को ध्यान से देखते हुए आंखें सिकोड़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तांग शियू 1 अरब डॉलर लेकर साइपान से जिंदा निकल सकता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह शहर से इतनी रकम लेकर निकलेगा। उसका बॉस, वह धन और शक्ति से भरपूर एक निर्दयी व्यक्ति है। लाओवान रिजॉर्ट को साइपन के कई प्रभावशाली शेयरधारकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें से प्रत्येक का अपना व्यापक प्रभाव है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि ये मालिक आपस में मिल जाएं, तो साइपन में कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। वह कहाँ है? अमोरे पैसिफिक की आवाज खुले वीआईपी कमरे के दरवाजे के बाहर से आई। इस वीआईपी कमरे में एक भारी पुरुष आवाज ने जवाब दिया। जैसे ही एमोर पैसिफिक दरवाजे पर पहुंचा, तांग शियू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि फैटी ली थोड़ा चिंतित था, सोच रहा था कि क्या तांग शियू का प्रभाव काफी होगा। एमोर पैसिफिक ने उसके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार किया, क्या वह पैसा हासिल कर पाएगा? अमोर पैसिफिक वीआईपी कमरे में दाखिल हुई। जब उसकी नजर तांग शियू और फैटी ली पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराते हुए तांग शियू के पास गई और बोली, श्रीमान तांग, क्या आपने कैसीनो में 1 अरब जीते? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, किस्मत जब साथ देती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। मुझे पता भी नहीं चला और मैंने कुछ पैसे जीत लिए, लेकिन आपका रिजॉर्ट तो वाकई कमाल का है। ये कैसीनो मैनेजर अपना कर्ज चुकाने से मुकरने की योजना बना रहा है और अगर मैंने सही सुना है तो वह मुझे धमकी भी दे रहा था। अमोर पैसिफिक को आते देख टैगर ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई और सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। हालांकि जब उसने अमोर पैसिफिक और तांग शियू की बातचीत सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी छा गई और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमोर पैसिफिक तांग शियू को जानता होगा। अमोरे ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, टैगेल की ओर मुड़ी और गहरी आवाज में कहा, श्री तांग से माफी मांगिए। टैगर इमरी से बेहद डरा हुआ था। वह इमरी की पहचान जानता था। वह बॉस की खास महिलाओं में से एक थी और साथ ही वह व्यक्ति भी थी जिस पर बॉस सबसे ज्यादा भरोसा करता था। श्रीमान टैंग, मुझे खेद है। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ एमोली की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं जीती हुई रकम की हकदार हूँ? अमोर पैसिफिक एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आदरपूर्वक बोला, श्रीमान तांग, मैं यह निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। क्या आप मुझे अपने बॉस से परामर्श करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? अच्छा। तांग शियू ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। होंगशावान बंदरगाह। टॉम रेगी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि मजदूरों ने यात्री जहाज को समुद्र में धकेल दिया था। तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। क्या चल रहा है बॉस? श्री तांग शियू ने हमारे कैसीनो में 1 अरब जीत लिए हैं। आपके क्या निर्देश हैं? टॉम रेगी के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और वह चुप हो गया। उसने तांग शियू और मो अवेन को यह नहीं बताया कि लॉवान रिजॉर्ट उसकी संपत्ति है, जिसमें उसकी 51% हिस्सेदारी है। इसलिए तांग शियू ने शायद जानबूझकर कैसीनो में अपनी ही रकम नहीं जीती होगी और वह तांग शियू की असली पहचान जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि मो अवेन का उसका अधीनस्थ बनना ये दर्शाता था कि तांग शियू का अतीत निश्चित रूप से साधारण नहीं था। वह मो अवेन को अच्छी तरह जानता था। वह उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली और खूंखार व्यक्ति था। जब वे पहली बार मिले थे तब उनकी शक्ति लगभग बराबर रही होगी, लेकिन उसके बाद के वर्षों में मो अवेन की शक्ति लगातार बढ़ती गई, यहाँ तक कि अब उसे उससे दूर रहना पड़ता था। इसके अलावा जब वह आज तांग शियू और अन्य लोगों से मिला तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह असहज हो गया। मो अवेन के अलावा एक हट्टा कट्टा आदमी था जो मो अवेन जैसा दिखता था और उसके द्वारा उत्सर्जित भयावह आभा ने उसे अंदर ही अंदर चौंका दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि दूसरा पक्ष भी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। 1 अरब उसे परवाह नहीं थी, उसे मो अवेन के साथ अपनी दोस्ती की परवाह थी और उसे तांग शियू की पहचान की भी परवाह थी। टॉम रेगी आधे मिनट तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसे दे दो। अगर वह कैसीनो में खेलना जारी रखना चाहता है तो उसे खेलने दो। बॉस, बाकी लोगों का क्या? हम उन्हें ये बात कैसे समझाएंगे? एमोर पैसिफिक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। टॉम रेगी ने गहरी आवाज में कहा, मैं उन्हें बता दूंगा कि ये सारे अरबों रुपये मेरे हैं। अमोर पैसिफिक को गहरा सदमा लगा, उसकी आंखों में हैरानी की चमक थी। उसने अपने बॉस से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं की थी। तांग शियू की पहचान क्या है? आखिर मालिक बिना किसी फायदे के 1 अरब डॉलर देने के लिए इतना इच्छुक कैसे हो सकता है? बॉस, मैं समझ गया। अमोर पैसिफिक मान गई और वीआईपी कमरे में लौट आए। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसका रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। उसने कहा, श्रीमान टैंग, हमारे बॉस ने निर्देश दिया है कि यदि आप कैसीनो में जुआ खेलना जारी रखना चाहते हैं तो कृपया आनंद लें।
साथ ही कृपया मुझे अपने खाते की जानकारी दें, मैं जल्द ही किसी को आपके खाते में 1 अरब रुपये ट्रांसफर करने के लिए भेज दूंगी। क्या? टाइगर हक्का बक्का रह गया, अविश्वास से तांग शियू को घूरता रहा, उसके भीतर डर की भावना उमड़ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बड़ा बॉस भी स्वेच्छा से अपना पैसा दे देगा। आखिर इस नौजवान का अतीत कितना खौफनाक था। तांग शियू हंसते हुए बोला, बाद में मो अवेन को ढूंढ लेना, बस उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देना। मुझे अब और खेलने में आलस आ रहा है और मेरा अब कैसीनो में रुकने का कोई इरादा नहीं है। टॉम रेगी को मेरा संदेश दे देना, वो बुरा आदमी नहीं है। अच्छा। अमोर पैसिफिक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने धीरे से कहा, श्रीमान तांग, चूंकि आपको जुआ खेलना पसंद है तो बाद में क्यों न रुककर वह बड़ा दांव वाला खेल देखें। ऐसा लगता है कि जुआरियों में से एक आपके देश का है। क्या ये एक जोखिम भरा जुआ है? तांग शियू को फैटी ली की पहले कही हुई बातें याद आ गईं और उसने तुरंत कुछ दिलचस्पी दिखाई। मोटे बूढ़े ली को अब तांग शियू की पहचान जानने की बहुत उत्सुकता थी। अगर एमोर पैसिफिक और टैगर वहां न होते तो वह बहुत पहले ही दोबारा पूछ चुके होते। एमोर पैसिफिक की बात सुनकर उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने तुरंत कहा, भाई तांग, इस तरह का जुआ बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर जब इसमें किंगचेंग पर्वत का वह आदमी भी शामिल हो तो यह और भी असामान्य है। क्यों न हम यहीं रुककर एक नजर डालें? तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, चलिए देखते हैं। अमोर पैसिफिक मुस्कुराया और बोला, बड़े दांव से पहले अभी भी आधे घंटे से ज्यादा का समय है। क्या आप दोनों पहले कुछ खाना चाहेंगे? मैं रसोई से इंतजाम करवा देता हूँ। तांग शियू को याद आया कि उस शाम उसे टॉम रेगी के साथ खाना खाना था, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, छोड़ो, वैसे भी सिर्फ आधा घंटा ही तो है, मैं फैटी ली के साथ नीचे जाकर थोड़ा मजा करूंगा। ठीक है, अमोर पैसिफिक ने कहा, जुआ खेलने का बड़ा मौका बाद में आएगा। मैं किसी को आपको लेने और मैच देखने के लिए वीआईपी कमरे में ले जाने के लिए भेजूंगा। जैसे ही अमोर पैसिफिक और टैगर चले गए, फैट ओल्ड ली ने तुरंत तांग शियू की ओर देखा। उनका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था और उन्होंने गंभीरता से पूछा, भाई तांग, मैं आपसे खुलकर बात कर रहा हूँ, फिर भी आप कुछ छुपा रहे हैं। मुझे बताइए, आप आखिर हैं कौन? लाओवान रिजॉर्ट का बड़ा मालिक आपसे कुछ हद तक सावधान क्यों है? तांग शियू ने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस लाओवान रिजॉर्ट का मालिक और मेरा एक आदमी कसम खाए हुए भाई हैं। मोटे बूढ़े ली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आज के समाज में मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ एक दोस्त के लिए 1 अरब युआन छोड़ देंगे। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, अगर आपको एक सच्चा भरोसेमंद दोस्त मिल जाए तो क्या आप उसके लिए 1 अरब रुपये छोड़ देंगे? निश्चित रूप से, मोटे बूढ़े ली ने बिना किसी झिझक के कहा। तुरंत उनका चेहरा एक पल के लिए थम गया, फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चूंकि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा। वैसे भी जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि आप यहाँ छुट्टी मनाने आए एक आम ग्रामीण हैं। हमारी क्रांतिकारी दोस्ती बहुत पवित्र है, बेहद पवित्र। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सचमुच ये बहुत ही साफ सुथरा है। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि इस कसीनो में कोई मुझसे मुकाबला करना चाहता था। मोटे बूढ़े ली, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे, है ना? बेशक, तुम्हारे सीधे सादे स्वभाव के साथ अगर तुम सच में हार मानने का फैसला करोगे तो बिना किसी झिझक के कह दोगे, है ना? अध्याय 293 उत्तेजक टिप्पणियां। पहला अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। मोटे बूढ़े ली ने आंखें घुमाईं और चिड़चिड़ाते हुए हंसे, अरे बदमाश, तुम्हें पता था कि मैं इस कसीनो में 1 अरब नहीं जीत सकता, फिर भी तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। हार मान लो, हार मान लो। धिक्कार है, मुझमें तुम्हारी तरह धमकाने की ताकत नहीं है। अगर मैंने 1 अरब जीत लिया होता और सच में वो मेरे हाथ लग गया होता तो शायद आज रात मेरी लाश को शार्क के खाने के लिए समुद्र में फेंक दिया जाता। तांग शियू को फैटी ली की बातों पर कोई शक नहीं था। वह उन कैसीनो मालिकों के चरित्र को भली भांति जानता था। चाहे इस दुनिया में हो या अमरलोक में, कैसीनो चलाने वाले लोग शायद ही कभी अच्छे होते थे। हत्या और लूटपाट आम बात थी। चलो चलें, मैं नीचे जाकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। दोनों नीचे लॉबी में पहुंचे, जहां सबकी निगाहें तांग शियू पर टिक गईं। जहां कई लोग तांग शियू की 10 अरब की जीत से ईर्ष्या और जलन महसूस कर रहे थे, वहीं उससे भी कहीं अधिक लोग उनके प्रति सहानुभूति जता रहे थे। जाहिर तौर से वे कसिनो के कुछ अलिखित नियमों को भी जानते थे। अन्य लोगों के हावभावों को अनदेखा करते हुए तांग शियू फैटी ली के बगल में खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या खेलने की योजना बना रहे हैं? मेरे पास अभी भी 990,000 चिप्स बचे हैं। आप जो चाहें मैं वही खेलूंगी। मोटे बूढ़े ली ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बजा सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी अच्छे से नहीं बजा सकता। आधे घंटे बाद फैट ओल्ड ली ने अपने 10 लाख से अधिक के सारे चिप्स गंवा दिए और तांग शियू ने भी अपने 9,90,000 चिप्स में से अधिकांश खो दिए। उन्होंने बचे हुए 3-4 लाख चिप्स को नकद में बदल लिया और कैसीनो से उपहार के रूप में एक सूटकेस भी प्राप्त किया। सज्जनों, हमारे उपराष्ट्रपति ने मुझे आपको दूसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी कक्ष में ले जाने के लिए कहा है। एक आकर्षक और सुगठित शरीर वाला युवक तांग शियू और मोटे बूढ़े ली के पास आदरपूर्वक पहुंचा और कुछ कहा। जिस तरह से आगे 2 मिनट बाद वे दूसरी मंजिल पर स्थित एक विशाल वीआईपी कमरे में दाखिल हुए। कमरे के दोनों ओर रेलिंग के बाहर खड़े दर्जनों लोग पहले से ही अंदर मौजूद थे और जुए की मेज पर बैठे चारों लोगों को देख रहे थे। चारों व्यक्तियों के पीछे एक एक व्यक्ति खड़ा था। 4 लोग, 30 वर्ष की आयु के 2 पुरुष, 50 वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति और नीली आंखों वाली एक खूबसूरत गोरी महिला जिसकी उम्र का अनुमान लगाना असंभव था। मोटे बूढ़े ली ने तांग शियू की बांह को हल्के से धक्का दिया और फुसफुसाते हुए कहा, उस छोटे बालों वाले और नुकीले चेहरे वाले आदमी को देखो, वह किंगचेंग पर्वत का वांग रुई है। वह 34 साल का है, लेकिन उसकी संपत्ति 10 अरब से अधिक है। तांग शियू की निगाहें एक पल के लिए वांग रुई पर टिकी, फिर बाकी दोनों पर घूमी और अंत में नीली आंखों वाली खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला पर आकर ठहर गईं। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, आंखों में सतर्कता की झलक दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने उस महिला से निकलने वाली एक विशेष आभा को महसूस किया। यह आभा केवल साधकों या अमर लोगों में ही नहीं पाई जाती थी, बल्कि यह अमर लोक के श्वेत पंख वंश के किसी सदस्य की आभा जैसी थी। वह बहुत शक्तिशाली है, मुझे डर है कि अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती।
तांग शियू ने देखा कि उस खूबसूरत महिला को शायद कुछ आभास हो गया था और वह उसकी तरफ देख रही थी। वह तुरंत नजरें हटाकर मन ही मन चौंक गया। इस समय जुए की मेज पर खेल शुरू हो चुका था। प्रत्येक खिलाड़ी के सामने चिप्स का एक बड़ा ढेर रखा हुआ था। डीलर, एक अधेड़ उम्र का विदेशी व्यक्ति, कार्ड बांट रहा था। क्या वे ब्लैक जैक खेल रहे हैं? तांग शियू ने अपनी भौहें उठाईं और धीमी आवाज में कहा। मोटे बूढ़े ली ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये ब्लैक जैक है। हालांकि मुझे वांग रूई खास पसंद नहीं है, लेकिन उसका एक प्रतिद्वंदी जापान का एक छोटा कद का आदमी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वांग रूई जीत जाएगा। कम से कम वह देश का नाम रोशन करेगा और जापान के उस छोटे कद के आदमी के घमंड को करारा सबक सिखाएगा। हालांकि तांग शियू को छोटे कद के जापानी पुरुषों के बारे में अच्छी राय नहीं थी, लेकिन उसे देश के जुआरियों से कोई मतलब नहीं था। उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी नीली आंखों वाली खूबसूरत गोरी महिला में थी। सट्टेबाजी शुरू हो गई है। वांग रूई ने शुरू में ज्यादा दांव नहीं लगाया, जिससे उस छोटे कद के जापानी व्यक्ति का हौसला बढ़ गया और उसने बार बार उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। यहाँ तक कि उस बुजुर्ग विदेशी ने भी उनका साथ दिया। हालांकि खूबसूरत महिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनी रही, मानो उसे अपने हाथ की ताकत की कोई परवाह ही न हो। दरअसल वांग रूई की तरह उसने भी शुरुआत में बड़ा दांव नहीं लगाया था। अंत में 10 से अधिक राउंड के बाद वांग रूई ने अचानक दांव बढ़ा दिया और एक ही बार में करोड़ों चिप्स लगा दिए। छोटे कद के जापानी व्यक्ति ने भले ही अपने इरादे जोर शोर से जाहिर किए, लेकिन वह चतुर भी था और उसने दांव दोबारा नहीं बढ़ाया, बल्कि हार मान ली। नीली आंखों वाली खूबसूरत गोरी महिला ने भी हार मान ली। तथापि बुजुर्ग विदेशी ने तिरस्कारपूर्ण भाव से लाखों चिप्स निकाले और दांव लगाना जारी रखा। स्वाभाविक रूप से वांग रूई जीत गया। 20 मिनट बाद सट्टेबाजी का खेल चरम पर पहुंच गया। वांग रूई अपने पीछे खड़े अधेड़ उम्र के विदेशी से फुसफुसाते हुए लगातार दांव बढ़ा रहा था। छोटा कद का जापानी व्यक्ति भी पीछे नहीं हट रहा था, यहाँ तक कि बुजुर्ग विदेशी भी उसे चुनौती दे रहा था। वहीं दूसरी ओर खूबसूरत महिला ने जल्दी ही हार मान ली। भाई तांग, टेबल पर दांव की रकम 500 मिलियन से अधिक हो गई है। आपको क्या लगता है कि इस शर्त में कौन जीतेगा? मोटे बूढ़े ली ने तांग शियू को धीरे से धक्का देते हुए धीमी आवाज में पूछा। तांग शियू ने धीरे से कहा, द्वीप देशों के छोटे कद के लोग काटना। तांग शियू और मोटे बूढ़े ली के बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनकी बातचीत सुन ली और उन पर उपहास किया। तांग शियू ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर उसकी निगाहें जुए की मेज पर लौट गईं। उसने अभी अभी अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग करके तीनों खिलाड़ियों के कार्डों की जांच की थी और पाया था कि जापानी बौने खिलाड़ी के पास सबसे मजबूत कार्ड थे। अगर वांग रूई के पास कोई और चाल नहीं थी तो उसकी इस दौर में हार निश्चित थी। तथापि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वांग रूई ने अचानक हार मान ली। अंत में वह बूढ़ा विदेशी भी द्वीप देश के छोटे कद के व्यक्ति से हार गया। हा, वांग रूई जुन, तुम तो अपने ज्यादातर चिप्स हार चुके हो। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो जल्द ही कैसीनो से नंगे निकलोगे। छोटे कद का जापानी आदमी बेहद घमंडी था और वांग रूई जुन पर व्यंग्य कर रहा था। वांग रूई ने ठंडी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। अगला मैच शुरू होता है। वांग रूई ने अपने सारे चिप्स आगे बढ़ाते हुए शांत भाव से कहा, मेरे पास ठीक 200 मिलियन बचे हैं। अगर मैं ये राउंड हार गया तो इससे साबित हो जाएगा कि मैं तुम्हारे जितना कुशल नहीं हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं इससे सहमत हूँ। द्वीप देश के उस छोटे कद के व्यक्ति ने अपने हाथ पर एक नजर डाली, फिर चौड़ी मुस्कान के साथ 200 मिलियन चिप्स निकाल दिए। उस बुजुर्ग विदेशी ने भी ऐसा ही किया। यहाँ तक कि उस खूबसूरत युवती ने भी 200 मिलियन का दांव लगाया। अंतिम वांग रूई ने शर्त जीत ली और न केवल एक ही बार में अपने द्वारा हारे गए 300 मिलियन वापस जीत लिए, बल्कि अतिरिक्त 300 मिलियन भी जीत लिए। बाका, चलते रहो, द्वीप देश के छोटे कद के व्यक्ति ने गुस्से से कहा। अगला मैच। वांग रूई ने 400 मिलियन चिप्स आगे बढ़ाते हुए शांत भाव से कहा, आप में से किसी के पास भी टेबल पर पर्याप्त चिप्स नहीं है, लेकिन मैं इन 400 मिलियन चिप्स का उपयोग करके आपके साथ जुआ खेलने को तैयार हूँ। यदि आप जीतते हैं तो ये 400 मिलियन चिप्स आपके हो जाएंगे। यदि आप हारते हैं तो खेल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जब तक कि आप और चिप्स का आदान प्रदान नहीं करते। उस खूबसूरत महिला ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब उसकी नजर अचानक तांग शियू पर पड़ी और उसने पाया कि वह उसे देख रहा है, तो उसने तुरंत तांग शियू को सिर हिलाकर इशारा किया, फिर खड़ी होकर बोली, मैं हार मानती हूँ, तुम लोग खेलो। और द्वीप राष्ट्र का बौना आदमी और विदेशी बुजुर्ग एक साथ बोले। परिणाम, वांग रूई फिर से जीत गया और उनके सारे चिप्स ले गया। वांग रूई जब उस छोटे कद के जापानी आदमी का घमंडी अंदाज में मजाक उड़ा रहा था, तभी एक खूबसूरत महिला तांग शियू के पास आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस दर्जनों निगाहों के बीच तांग शियू को टकटकी लगाकर देखती रही। सुंदर महिला, क्या कोई बात है? तांग शियू ने शांत भाव से मुस्कुराया। खूबसूरत युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मुझे प्रतिभाशाली युवक पसंद हैं, खासकर आप जैसे असाधारण गुणों वाले। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो चलिए थोड़ा मजा करते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा जुआ खेलना हानिरहित है, लेकिन अत्यधिक जुआ खेलना हानिकारक है। मुझे जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। उस खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप जुआ नहीं खेलना चाहते तो क्यों न हम कोई शांत जगह ढूंढें और हम दोनों मिलकर कुछ ड्रिंक्स लें। सच कहूं तो मुझे आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे भी आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। बाद में मेरी एक निजी पार्टी है और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे साथ आ सकती हैं। ठीक है, उस खूबसूरत महिला ने इशारा करते हुए कहा, मैं पहले जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी। अच्छा। तांग शियू ने दूसरे पक्ष को अपने विला का नंबर बताया और फिर फैटी ओल्ड ली से कहा, चलो चलें। जब मोटे बूढ़े ली ने उस खूबसूरत महिला को जाते हुए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, भाई तांग, क्या आप उस अमीर महिला को जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया। मोटे बूढ़े ली के चेहरे पर एक अजीब भाव आया और उन्होंने कहा, भाई तांग, मैंने पाया है कि आप सचमुच अद्भुत हैं। न केवल आपका भाग्य अविश्वसनीय रूप से अच्छा है, बल्कि धनी और सुंदर महिलाएं भी आप पर मोहित हैं। मोटे बूढ़े ली, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? यह अन्याय है, भगवान सचमुच अन्यायपूर्ण हैं। तांग शियू हंसते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि वह औरत अच्छी है?
कैसा रहेगा अगर मैं उसे बाद में तुम्हारे कमरे में ले जाऊं? नहीं नहीं नहीं, एक सज्जन व्यक्ति दूसरे की चीज नहीं लेता। तुम उस औरत को अपने पास ही रखो। मोटे बूढ़े ली ने बार बार हाथ हिलाए, फिर धीमी आवाज में बोला, दरअसल इस बार साइपान में मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरी पत्नी और बेटी भी आए हैं। तो तुम्हें पता ही है। तांग शियू मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, आज रात अपनी भाभी और भतीजी को मेरे घर कुछ ड्रिंक्स के लिए ले आओ। अच्छा, मोटे बूढ़े ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जिंदगी अप्रत्याशित मुलाकातों से भरी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बॉस ली से यहाँ मुलाकात होगी। कितनी अच्छी किस्मत है। वांग रुई ने भी इसी समय फैटी ली को देखा। कैसीनो के कर्मचारियों को सत्यापन के लिए अपने चिप्स सौंपने के बाद उसने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। मोटे बूढ़े ली ने आंखें घुमाईं और नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझसे चालाकी करने की कोशिश करना बंद करो। तुमने आज रात इतना पैसा जीता है तो क्या तुम्हें हमें दावत नहीं देनी चाहिए? वांग रुई हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, चलो बाद में साथ में सेवन गॉड्स डांस खेलते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आज रात तुम्हें बहुत मजा आएगा। मोटे बूढ़े ली हंसे और गाली देते हुए बोले, दफा हो जाओ, मेरी देह देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे संभाल पाऊंगा? चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये वो युवक है जिससे मैं आज थाई मसाज करवाते समय मिला था। इसका उपनाम तांग है, तांग शियू। वांग रुई की आंखों में एक चमक आ गई। तांग शियू की पहचान न जानते हुए भी उन्होंने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई तांग, आपसे मिलकर खुशी हुई। फैटी ली बहुत ही सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। हालांकि वे अक्सर बेतुकी बातें करते हैं, लेकिन काम करवाने और लोगों को परखने में वे काफी भरोसेमंद हैं। उन्होंने जिस युवक का परिचय कराया है वह जरूर बहुत अच्छा होगा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई वांग के तरीके वाकई प्रभावशाली हैं। उनकी प्रतिस्थापन तकनीक लाजवाब है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर पाता कि आपके बगल में बैठा रणनीतिकार महज एक मोहरा था और असली मास्टरमाइंड आप थे। वांग रुई के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर आसपास का जायजा लिया। उसने पाया कि हालांकि कई लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन तांग शियू की बातें कोई नहीं सुन पा रहा था। भाई तांग, क्या आप भी जुआ खेलने में माहिर हैं? अध्याय 294 संबंधी दिशानिर्देश, दूसरा अद्यतन, मासिक टिकटों की मांग। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत कम खेलता हूँ, मुझे जुए में कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग रुई हंसते हुए बोले, सच कहूँ तो मैं जुआ बहुत कम खेलता हूँ और मुझे जुआ खेलना पसंद भी नहीं है। लेकिन मुझे चुनौतियां और रोमांच पसंद हैं। मैंने कई खतरनाक चुनौतियां आजमाई हैं, लेकिन उनसे मेरे कुछ निजी मनमुटाव दूर नहीं हुए। आप जानते ही हैं, द्वीप देशों के छोटे कद के लोग थोड़े डरपोक होते हैं। डरपोक? तांग शियू ने मन ही मन उपहास किया। हालांकि द्वीप राष्ट्र के कुछ छोटे कद के लोग सचमुच कायर थे, वहीं कुछ अन्य अपने व्यक्तित्व में इतने उग्र थे कि वे व्यवहारिक रूप से दुस्साहसी थे। यद्यपि तांग शियू को देश और उसके लोग नापसंद थे, फिर भी वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, सबसे घृणित जाति में भी कुछ न कुछ खूबियां होती हैं। पसंद करना, ये नाम ही स्वच्छता के प्रति प्रबल जागरूकता को दर्शाता है। मोटे बूढ़े ली को वांग रुई के बारे में काफी कुछ पता था और उन्होंने तुरंत कहा, वांग रुई, भाई तांग को गुमराह मत करो। वह एक अच्छा आदमी है, उसे तुम्हारे जैसी चरम चुनौतियां पसंद नहीं है और वह बिना किसी कारण के रोमांच की तलाश नहीं करेगा। वांग रुई ने कंधे उचकाते हुए हंसते हुए कहा, चूंकि फैटी ली भाई तांग की इतनी रक्षा करता है तो फिर भूल ही जाओ। मुझे लगा था कि मुझे कोई दिलचस्प इंसान मिल गया है। गुरु होना कितना अकेलापन भरा होता है। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए। वांग रुई को जाते हुए देखकर उसने कहा, अगर तुम अपने दिल की धड़कन का एहसास पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। वांग रुई कुछ देर रुका, उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने लापरवाही से पूछा, क्या सुझाव है? तांग शियू ने कहा, मेरे 2 अधीनस्थ हैं जो मार्शल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कई गुरुओं के बीच युद्ध देखे हैं। आपकी ताकत भी कम नहीं है, तो क्यों ना आप उन्हें अपने साथ खेलने दें? पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आप रोमांच और मजे की तलाश में हैं। अगर आपको हार मिलती है तो मुझसे कोई शिकायत मत रखना। वांग रुई हंसते हुए बोला, मैं अपमानित हो रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे अपमानित करने वाला अभी पैदा भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि तुम फैटी ली के छोटे भाई हो, मैं तुम्हें थोड़ी रियायत देता हूँ और तुम्हारे दोनों अधीनस्थों के साथ खेलता हूँ। तांग शियू ने उसे अपने विला का नंबर बताया और फिर कहा, आज रात आधी रात को मेरे विला के बाहर मुझसे मिलो। ठीक है। वांग रुई ने इशारा किया और इत्मीनान से बाहर चले गए। तांग शियू ने गौर किया कि वांग रुई के मुड़कर चले जाने के बाद 4 साधारण से दिखने वाले व्यक्ति असामान्य रूप से स्थिर कदमों से चुपचाप उसके पीछे पीछे चले गए। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उन चारों का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का था, बल्कि वे चुपके से उसकी रक्षा कर रहे थे। मोटे बूढ़े ली ने वीआईपी कमरे के दरवाजे से अपनी नजर हटाई और आश्चर्य से पूछा, भाई तांग, आपने उससे इस समझौते की बात क्यों उठाई? जहां तक मुझे पता है, वांग रुई मार्शल आर्ट का माहिर है और उसके कौशल काफी अच्छे लगते हैं। उत्तर पश्चिम में यान शियान्यू नाम का एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। मैंने सुना है कि वह मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच चुका है और उसकी ताकत काफी अधिक है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वांग रुई ने उससे लड़ाई की थी और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। यांग जियान्यू, तांग शियू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह यांग शियान्यू को उत्तर पश्चिम से जानता था। उसने उसे शिंगलोंग मार्शल आर्ट स्कूल और शिंगचिंग सेंट्रल अस्पताल में देखा था। उसने यांग शियान्यू की पत्नी की अजीब बीमारी का इलाज भी किया था। लेकिन वह मन ही मन उपहास करते हुए सोचने लगा, यांग शियान्यू का कौशल वांग रुई के कौशल से कैसे तुलना कर सकता है? यह आदमी आलसी और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसके कदम स्थिर हैं और हर कदम लगभग एक जैसा है। चलने के दौरान इसकी मुद्रा भी रक्षात्मक है, जो दर्शाती है कि इसने अनगिनत अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया है। केवल अपार शक्ति वाला व्यक्ति ही ऐसी अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। यांग जियान्यू का वांग रुई से कोई मुकाबला नहीं है। डर लगता है अगर 3 या 5 यांग शियान्यू को भी मिला दिया जाए तो भी वे वांग रुई को शायद ही हरा पाएंगे। 12 मिनट बाद तांग शियू ने फैटी ली से विदा ली और कैसीनो के बाहर एक पर्यटक बस मिली जो उन्हें वापस विला ले गई। जब उसने मो अवेन को विला की दूसरी मंजिल की बालकनी पर पालथी मारकर समुद्र की ओर मुख करके ध्यान करते देखा तो उसने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। परिश्रमी किसानों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।
अमृतत्व की साधना धारा के विपरीत नाव चलाने के समान है। अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे रह जाते हैं। अगर मोअवेन दृढ़ संकल्प बनाए रखे और लगातार अपनी शक्ति में सुधार करता रहे तो शायद एक दिन वह सचमुच अमरों के लोक में पहुंच जाएगा, शून्य को नष्ट कर देगा और अमरलोक में प्रवेश कर जाएगा। बॉस, आप वापस आ गए। मोअवेन ने तांग शियू के कदमों की आहट ध्यान से सुनी, अपनी आंखें खोली, तुरंत खड़ी हो गई और आदरपूर्वक बोली। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए पूछा, क्या एवू अभी तक नहीं लौटा है? मोअवेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जब भी वह आराम करने जाता है, जब तक कि उसे किसी खतरे का सामना न करना पड़े, वह कई घंटों तक काम खत्म नहीं करता। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो चलो उसे छोड़ देते हैं। टॉम रेगी द्वारा आयोजित रात्रिभोज शुरू होने वाला है। जब आप रात्रिभोज में शामिल होंगे तो आप और बात कर सकते हैं। मुझे शायद कुछ और काम हो और मैं जल्दी निकल जाऊं। मोअवेन ने आश्चर्य से पूछा, मालिक, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, दावत के दौरान आपको बस अच्छे से खाना पीना है और भरपूर आराम करना है। आधी रात को मैंने आपके लिए एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लिया है और आप दोनों के बीच मुकाबला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसे हरा देंगे। दुश्मन? मोअवेन ने पूछा। तांग शियू ने कहा, वह वास्तव में दुश्मन नहीं है, बस थोड़ा घमंडी है। हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है, बस उसे सबक सिखाना है और उसे ये बताना है कि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे ज्यादा काबिल होते हैं। हम मिशन के पूरा होने की गारंटी देते हैं। मोअवेन का मनोबल बढ़ा और उसने गहरी आवाज में कहा। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, उस मुकाबले को मिशन मत समझो, अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को कम मत समझो, इसे बराबरी का मुकाबला समझो और अपने मार्शल आर्ट कौशल को निखारो। मुझे विश्वास है कि अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम्हें विशेषज्ञों से लड़ने का बहुत अनुभव मिलेगा। मुझे काफी अनुभव है, मोअवेन ने आत्मविश्वास से कहा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, आविन, तुम्हारे पास युद्ध का अपार अनुभव है। तुमने अनगिनत जानलेवा परिस्थितियों का सामना किया है और हर बार बच निकली हो। लेकिन यह अलग है। पहले तुमने गोलियों की बौछार का सामना किया होगा या ऐसे दुश्मनों को आसानी से मार गिराया होगा जिनकी ताकत तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि तुमने समान ताकत वाले शक्तिशाली विरोधियों के बीच ज्यादा लड़ाई लड़ी है ना? मोअवेन ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। 7-8 साल पहले जब मेरी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, तब से मेरा सामना किसी प्रतिद्वंद्वी से नहीं हुआ है। इसलिए पिछले 7-8 वर्षों में मेरी प्रगति धीमी रही है। लेकिन जब से एल्डर जी ने मुझे साधना की तकनीकें सिखाई हैं, मेरे शरीर की वास्तविक ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन आया है और वह वास्तविक सार में परिवर्तित हो गई है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी शक्ति में फिर से जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब मेरी शक्ति पहले से कई गुना अधिक है और अभी तक मेरा सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं हुआ है जो मेरे स्तर का हो। तांग शियू ने कहा, जब शक्तिशाली लोग आपस में लड़ते हैं और उनकी जान खतरे में होती है तो यही वो क्षण होते हैं जब उनकी क्षमता उजागर होती है और वे प्रगति कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि युद्ध के माध्यम से आप शक्तिशाली लोगों के बीच होने वाली लड़ाई का सार समझ पाएंगे। मोअवेन ने कहा, बॉस, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। तांग शियू ने उसके कंधे पर थपथपाया। बाहर अंधेरा होते आसमान की ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। साधना का मार्ग कांटों और बाधाओं से भरा है। आगे बढ़ने और मजबूत बनने के लिए आकाश, पृथ्वी और अन्य लोगों से लड़ना पड़ता है। अतीत में कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति जिसने प्रसिद्धि प्राप्त की, उसने अनगिनत लोगों के शवों पर कदम रखकर अपना सर्वोच्च सिंहासन नहीं बनाया? उसके शब्द मोअवेन को संबोधित थे, लेकिन क्या वे स्वयं उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी नहीं थे? सत्ता से पतन एक कड़वा अनुभव था, लेकिन उसे अपनी शक्ति खोने का दर्द सहना ही था। एक दिन वह संघर्ष करते हुए स्वर्गलोक में वापस जाएगा, अपने शत्रुओं को खोजेगा और उनके शवों पर कदम रखते हुए अपनी दिव्य यात्रा पूरी करेगा और देवलोक के द्वार में प्रवेश करेगा। आप सभी को स्वस्थ रहना होगा। आप सभी को मेरा इंतजार करना होगा। अपनी गर्दनें अच्छी तरह धोकर प्रतीक्षा करें। जब तक मैं अमरलोक में वापस नहीं लौटता, आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रहना होगा। तांग शियू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी बाहों की नसें उभर उठीं। उससे निकलने वाली हल्की सी जानलेवा भावना ने उसके पीछे खड़े मोअवेन को थर्रा दिया और वह अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। अचानक तांग शियू ने पीछे मुड़कर देखा, मोअवेन की ओर देखा, जिसका चेहरा सावधानी से भरा हुआ था। बाहर फैले विशाल समुद्र की ओर इशारा किया और गहरी आवाज में पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? मोअवेन ने एक पल सोचा और फिर कहा, ये समुद्र है। तांग शियू ने पूछा, और कुछ अलावा? मोअवेन ने भौहें चढ़ाईं, उसकी आंखों में गहन चिंतन की झलक थी। अंत में उसने सिर हिलाकर कहा, मालिक, मुझे समुद्र और रात के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, आविन, क्या तुम जानती हो कि मुझे तुमसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं? मोअवेन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, क्यों? तांग शियू ने कहा, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। तुम जानते हो कि बुद्धि अक्सर बल से कहीं अधिक भयानक होती है। मैंने एक बार गु शियाग्सू से तुम्हारे बारे में पूछा था और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। मोअवेन ने कहा, बॉस, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि साधना का मार्ग केवल शक्ति प्राप्ति के बारे में नहीं है, बल्कि मन की अवस्था में सुधार लाने के बारे में भी है। तुम और एवू में दृढ़ इच्छा शक्ति है, लेकिन तुमने अभी तक सच्चे साधक का अर्थ नहीं समझा है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने केवल शक्ति प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया और मन की अवस्था के विकास की उपेक्षा की। परिणामस्वरूप विपत्तियों के समय वे अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। मोअवेन ने पूछा, बॉस, क्लेश से आपका क्या मतलब है? क्या ये काल्पनिक उपन्यासों जैसा है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, कुछ अंतर हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। मोअवेन ने फिर पूछा, बॉस, कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को एक ही समय में कैसे विकसित कर सकता है? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मन की अवस्था को विकसित करने के लिए समझ आवश्यक है। मैं इसे एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, मैंने अभी आपसे पूछा कि आपने बाहर क्या देखा। आपने कहा कि आपने समुद्र और आकाश देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या देखा? मोअवेन ने हैरानी से पूछा, आपने क्या देखा?
तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा, मैंने विशालता और विस्तार देखा, मैंने असीमता और एकीकरण देखा, मैंने असीम समुद्र का महत्व देखा और मैंने रात्रि आकाश की सुंदरता और रहस्य को देखा। मो अवेन बेहद बुद्धिमान था और तांग शियू की बातें सुनकर वह तुरंत समझ गया और बोला, मालिक, क्या आपका मतलब अन्वेषण और ज्ञान की खोज से है? विचार और आकांक्षा से। अध्याय 295 वेई का शहद। पहला अपडेट, कृपया वोट करें। तांग शियू मो अवेन की समझ से बहुत संतुष्ट थे और उन्हें लगा कि उनकी बातें व्यर्थ नहीं गईं। अंत में उन्होंने कहा, इसे अन्वेषण और ज्ञान, चिंतन और खोज के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन साधकों के लिए इसका एक अधिक व्यापक सारांश है। आकाश और पृथ्वी को समझना, सभी चीजों को आत्मसात करना, सद्गुणों का विकास करना और दाव का अनुसरण करना तथा मन का रूपांतरण करना। 16 अक्षर। एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह यह मो अवेन के हृदय में बसा हुआ है। एक फूल, एक पेड़, एक दुनिया, एक विचार, एक भावना, एक मनोभाव। जो बात दिल को छू जाए, जो मन में आए। जैसे ही मो अवेन को अतीत याद आया, उसे अचानक डर का एक झटका लगा। वह बालकनी पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। तांग शियू अचंभित रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके शब्द मो अवेन पर इतना प्रभाव डालेंगे। तांग शियू की इंद्रियां अत्यंत तीव्र थीं। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को मो अवेन की ओर प्रवाहित होते हुए महसूस किया और तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह चुपचाप बालकनी से चला गया। आधे घंटे बाद मो आवू मुस्कुराते हुए लौटी। उसके साथ टॉम रेगी भी था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तांग शियू ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर वे तीनों पहली मंजिल की लॉबी में चले गए। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी आवेन को परेशान करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम दोनों यहाँ साथ क्यों आए हो? टॉम रेगी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान तांग, मुझे अभी पता चला कि भाई वेन के सगे भाई हैं। ये भाई वाकई कमाल के हैं, वाकई कमाल के। आइए बैठिए और बातें करते हैं। तांग शियू ने विषय बदलते हुए दोनों को बैठने के लिए आमंत्रित किया। मो अवू ने पूछा, बॉस, अवेन का क्या हुआ? तांग शियू ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह ठीक है, पहले से भी बेहतर है। चिंता मत करो, वह थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा। मो अवू जानता था कि तांग शियू उससे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। तांग शियू ने टॉम रेगी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो डिनर पार्टी में आना चाहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? टॉम रेगी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त मेरे भी दोस्त हैं, वैसे भी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तांग शियू ने टॉम रेगी को देखा, उसके अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। दोस्त, अपने दोस्तों के हाथों उसे बहुत दुख झेलना पड़ा था और अब वह उन लोगों से ईर्ष्या करता था जिनके कम दोस्त थे। हालांकि अब उसके कई दोस्त दिखते थे, लेकिन उसके पास ऐसे बहुत कम लोग थे जिन पर वह सचमुच भरोसा कर सकता था। अगर उसके पास ऐसे लोग होते भी तो तांग शियू उनसे सावधान रहता। वह अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता, लेकिन उन्हें चुनने में वह बहुत सतर्क रहता। कहावत के अनुसार, किसी को दूसरों को नुकसान पहुंचाने का मन नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को दूसरों से सावधान रहने का मन भी नहीं खोना चाहिए। वह उस व्यक्ति की तरह है जिसे एक बार सांप ने काट लिया हो और वह 10 साल तक रस्सियों से डरता हो। उदाहरण के लिए फैटीली को ही ले लीजिए, जिनसे तांग शियू आज ही मिली हैं। उनका व्यक्तित्व स्पष्टवादी है, जो तांग शियू को बहुत पसंद है, लेकिन किसी को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। कौन गारंटी दे सकता है कि फैटीली के मन में कोई बुरी मंशा नहीं होगी और वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा? तांग शियू को लगता है कि एक कहावत बिल्कुल सही है, इस दुनिया में पूर्ण रूप से भरोसेमंद कुछ भी नहीं होता। किसी पर भरोसा करने से पहले उसके संभावित लाभों का आकलन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार उसने ऑनलाइन जुड़वा भाइयों के बारे में एक पोस्ट देखी। बड़ा भाई दयालु और ईमानदार था और वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। हालांकि एक रात नशे में उसने कुछ ऐसी बातें कह दी, अगर कोई मुझे मेरे भाई को बेचने के लिए 100 मिलियन दे तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर कोई मुझे मेरे भाई को बेचने के लिए 1 बिलियन दे तो मैं इस पर विचार करूंगा। अगर कोई मुझे मेरे भाई को बेचने के लिए 10 बिलियन दे तो मैं उस पैसे से बेफिक्र जिंदगी जीऊंगा। कभी कभी विश्वासघात अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक नहीं है। ये हांगकांग के डू चांगजे और क्यूई चेंगशान के मामले जैसा है। दोनों कई दशकों से पुराने दोस्त हैं और उनका व्यापारिक सहयोग और व्यक्तिगत संबंध जग जाहिर है। हालांकि 3 अरब का हर्जाना चुकाने के बाद भी डू चांगजे ने अपने कुछ नुकसान की भरपाई के लिए क्यूई चेंगशान से गुप्त रूप से पैसे वसूलने का प्रयास किया। टॉम रेगी ने तांग शियू की ओर देखा, जो थोड़ा हैरान लग रहा था। उसने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, श्रीमान तांग, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा उसमें कोई समस्या है? तांग शियू अपनी तंद्रा से बाहर आया, सिर हिलाया और मुस्कुराया, कोई बात नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा दोस्त होना अच्छी बात नहीं होती। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे धोखे हैं। दोस्त बनाते समय सावधान रहना चाहिए। टॉम रेगी ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, दोस्त बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। श्री तांग इतने युवा हैं, फिर भी वे मानवीय रिश्तों की असलियत को समझ लेते हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चुप रही। जल्द ही लॉवान रिजॉर्ट के दर्जनों कर्मचारी ढेर सारी सामग्रियां और उत्तम वाइन लेकर पहुंचे। उस शाम रिजॉर्ट के मालिक टॉम रेगी अपने दोस्तों के लिए एक रात्रिभोज का आयोजन कर रहे थे और उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे रिजॉर्ट की बहुमूल्य वाइन और बेहतरीन सामग्रियां लेकर आएं। वे लोग व्यस्त थे, जबकि तांग शियू और टॉम रेगी पहली मंजिल की लॉबी में आराम से बातें कर रहे थे। मो आवू, जो अभी अभी अपनी मौज मस्ती खत्म करके मुस्कुरा रहा था, सोने के लिए ऊपर चला गया। कुछ ही समय बाद मोटे बूढ़े ली अपनी पत्नी और बेटी के साथ आ गए। तांग शियू को आश्चर्य हुआ कि वह बहुत बूढ़े नहीं लग रहे थे, लगभग 40 वर्ष के ही थे, लेकिन उनकी बेटी तांग शियू से केवल 1 वर्ष छोटी थी। अंकल टैंग, ली वैनविन ने अनिच्छा से पुकारा। वह बेहद गुस्से में थी और शर्मिंदा भी, क्योंकि उसके पिता उसे अपनी उम्र के एक युवक को अंकल कहने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगर खून का रिश्ता होता तो उसे ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वह और तांग शियू एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे। उनका आपस में कोई संबंध नहीं था और उसे इस तरह संबोधित करना उसे बेहद परेशान कर रहा था। तांग शियू चीन में कुछ
बुजुर्ग लोगों की पुरानी परंपराओं और दकियानुसी विचारों को अच्छी तरह समझता था। ली वैनवेन के अनिच्छुक चेहरे को देखकर तांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, संबोधन के तरीके की चिंता मत करो। वैनवेन मुझे तांग शियू या भाई तांग कहकर बुलाए, कोई बात नहीं। मोटे बूढ़े ली, हम सब एक नए युग में जी रहे हैं, इन पुरानी परंपराओं का इस्तेमाल युवाओं को बांधने के लिए मत करो, हम सब अपनी अपनी मर्जी से चलें। बूढ़े ली की पत्नी, जो लगभग 30 वर्ष की एक अधेड़ उम्र की महिला थी, को भी लगा कि उसकी बेटी का एक युवक को अंकल कहना अनुचित है, इसलिए उसने बीच में कहा, हाँ, युवाओं को अपनी अपनी भाषा बोलनी चाहिए ताकि वे आपस में अच्छे से रह सकें। मोटे बूढ़े ली एक पल के लिए चौंक गए, फिर हंसते हुए बोले, चूंकि भाई तांग ने इस तरह कहा है, अगर मैं जिद्दी बना रहा तो शायद लोग मुझ पर हंसेंगे, जैसा चाहो वैसा करो। इसके बाद तांग शियू मुस्कुराया और टॉम रेगी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये टॉम रेगी है, मेरा दोस्त, ये यहाँ का स्थानीय रईस भी है। टॉम रेगी मुस्कुराया, फैट ओल्ड ली से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान ली, आपके 3 सदस्यीय परिवार का साइपन में स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। चूंकि श्री तांग ने ये सुझाव दिया था, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ जितने दिन चाहें रह सकते हैं, और आपको जिन सेवाओं की आवश्यकता हो बस रिजॉर्ट के कर्मचारियों को बता दें। यहाँ का सारा खर्च हमारी तरफ से है। मुफ्त भोजन। मोटा बूढ़ा ली अचंभित रह गया। जब रिजॉर्ट की उपाध्यक्ष एमोर पैसिफिक ने उन्हें छूट की पेशकश की तो वह पहले से ही आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उन्हें मुफ्त में ठहरने का वादा करेगी। ये हो सकता है, क्या वह यहाँ का बड़ा बॉस है? मोटे बूढ़े ली ने तांग शियू की ओर देखा और हल्की सी पलकें झपकाईं। तांग शियू ने कहा, टॉम रेगी एमोर पैसिफिक के मालिक हैं। पलक झपकते ही तब मोटी बूढ़ी ली को एहसास हुआ कि टॉम रेगी ही वास्तव में लॉवान रिजॉर्ट का मालिक था। आखिरकार लॉवान रिजॉर्ट का उपाध्यक्ष एमोर पैसिफिक था और उसका बॉस टॉम रेगी था, इसलिए उसकी पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं था। धन्यवाद। जब आप हमारे देश में आएं तो मुझे जरूर बताएं, मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ आऊंगा, फैटी ली ने मुस्कुराते हुए कहा। टॉम रेगी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इस समय सफेद पोशाक पहने और 10 सेंटीमीटर से अधिक ऊंची हील वाली सैंडल पहने एक खूबसूरत महिला आए। उसके हाथ में एक सफेद हैंडबैग था, उसके सुनहरे लहराते बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और हर हावभाव से एक सशक्त नारीत्व का आकर्षण झलक रहा था। शुभ संध्या सभी को, क्या मैं देर से आया हूँ? उस खूबसूरत महिला की सुरीली आवाज सबके कानों तक पहुंची। तांग शियू ने अपनी भौहें उठाईं, उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, टॉम रेगी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वह कुछ कदम आगे बढ़कर बोले, मिस विवी, आपका स्वागत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको हमारा लॉवान रिजॉर्ट पसंद आया? विवी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपका घर काफी अच्छा है। संक्षेप में टॉम रेगी ने खुलकर मुस्कुराते हुए बार बार सिर हिलाया और कहा, जब तक आप संतुष्ट हैं। तांग शियू और फैटी ली ने एक दूसरे को देखा। टॉम रेगी के शब्दों और कार्यों से उन्हें समझ आ गया था कि विवी की पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। टॉम रेगी जैसा धनी और शक्तिशाली व्यक्ति भी चापलूसी और खुशामद का व्यवहार करने को मजबूर था। उसकी पहचान क्या है? टॉम रेगी उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था? आपका नाम विविमी है? तांग शियू ने पूछताछ की। विवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेशक, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। तांग शियू, तांग का अर्थ समृद्ध तांग राजवंश है, शियू का अर्थ कृषि से है, तांग शियू ने कहा। विवी मुस्कुराई और बोली, तांग शियू, कितना प्यारा नाम है। आप चीन से हैं, है ना? आपका देश अद्भुत है, एक रहस्यमय प्राचीन पूर्वी राष्ट्र जिसका लंबा इतिहास और संस्कृति है, और यही वह विषय है जिसका अध्ययन करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तांग शियू ने पूछा, आप कहाँ से हैं? विवी मुस्कुराई और बोली, रोम। तांग शियू ने भौहें चढ़ा लीं, उसे विवी के मूल के बारे में पहले से ही कुछ अंदाजा था। रोमन कैथोलिक चर्च, जिसे चर्च ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है, उसके भीतर की रहस्यमय शक्ति चर्च की साधना प्रणाली से संबंधित होनी चाहिए। हालांकि वह इस प्रणाली से अपरिचित था। सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं, जो अनगिनत लोगों के दिलों में एक पवित्र स्थान है। यह एक अच्छी जगह है, तांग शियू ने शांत भाव से कहा। विवी मुस्कुराई और बोली, तांग शियू, चलो कहीं अकेले में बात करने के लिए जगह ढूंढते हैं। सच कहूं तो मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है। तांग शियू कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, मुझे भी खूबसूरत महिलाओं में दिलचस्पी है। मेरे साथ आओ। अध्याय 296 बेतुका अनुरोध। दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। ठंडी हवा से सराबोर समुद्र तट पर तांग शियू एक मूर्ति की तरह हाथ बांधे खड़ा था और विवी को नंगे पैर रेत पर दौड़ते हुए देख रहा था, जिसने अपने जूते उतार दिए थे। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक और अद्भुत था। विवी की अनूठी सुंदरता ने तांग शियू को उन परियों की याद दिला दी जिन्हें उसने कभी अमरलोक में देखा था। श्रीमान तांग, क्या आपको समुद्र पसंद है? अपनी लहराती हुई सफेद पोशाक में और बाहें फैलाए हुए विवी अचानक मुड़ी और चिल्लाई। तांग शियू ने सिर हिलाया और शांत भाव से कहा, मनुष्यों में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती हैं, और समुद्र अप्रत्याशित है। मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं हैं जो मेरे नियंत्रण से बाहर हों। विवी शालीनता से पहुंची, उसकी रत्न जैसी आंखें जिज्ञासा से तांग शियू को देख रही थीं, और उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि आप समुद्र को नियंत्रित नहीं कर सकते? तांग शियू ने कहा, अभी तो मैं इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। विवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अभी आप किन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं? तांग शियू ने कहा, शायद अब मैं अपनी किस्मत खुद तय कर सकता हूँ। विवी ने कहा, क्या आप चीनी लोग यह नहीं मानते कि भाग्य पूर्व निर्धारित होता है? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आप अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हैं? जहां तक मुझे पता है, इस दुनिया में कोई भी वास्तव में अपनी नियति को नियंत्रित नहीं कर सकता, है ना? आखिरकार जीवन के विभिन्न स्तरों का भेद, लोगों के बीच पदानुक्रम और राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रबंधन, इनमें से प्रत्येक का एक मजबूत बंधनकारी और दमनकारी प्रभाव होता है। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, आपकी बात में काफी तर्कसंगतता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहें तो आप इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी जीवित रह सकते हैं। सीमाएं केवल आपकी अपनी मानसिकता हैं। आप क्यों कहते हो कि? विवी ने आश्चर्य से पूछा। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, क्योंकि तुम काफी मजबूत हो। मजबूत तो वो होते हैं जो हर चीज से ऊपर उठ सकते हैं। विवी चुप हो गई। तांग शियू के शब्दों ने उसे गहराई से प्रभावित किया था। उसे लगा कि तांग शियू की बात में
सच्चाई है, जन्म से ही उसमें असाधारण परिवर्तन हुए थे, ऐसे परिवर्तन जिन्हें वह अच्छे या बुरे के रूप में ठीक से परिभाषित नहीं कर सकती थी। वह केवल इतना जानती थी कि उसकी शक्ति आम लोगों से कहीं अधिक थी, उसका हौसला बुलंद था और यहाँ तक कि उसका स्वास्थ्य, सीखने की गति और इस दुनिया में जीवित रहने की क्षमता भी आम लोगों से कहीं बेहतर थी। इसलिए उन्हें एक उत्कृष्ट संस्था द्वारा पोषित और संवर्धित किया गया था। परिणामस्वरूप वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व में परिवर्तित हो गईं, पूरे पोप जगत में एक ईश्वर समान हस्ती बन गईं। उन्हें संत की उपाधि भी प्राप्त हुई और यद्यपि उनके अगले पोप बनने की संभावना अत्यंत कम थी, फिर भी वे पोप के समकक्ष होने के योग्य थीं। ताकत उसके पास ये है, 14 वर्ष की आयु में ही उसने पोपशाही से नाता तोड़ लिया और तब से वह एक जड़विहीन पौधे की तरह भटकती रही। इसके बावजूद उसने कभी ये दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वह अपने भाग्य की स्वामी है। तुम घमंडी हो। विवी काफी देर तक चुप रही, फिर तांग शियू की ओर देखकर बोली। हालांकि अंधेरे में उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। तांग शियू हंसते हुए बोला, मैं घमंडी नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हालांकि मुझे यह महसूस होता है कि तुम्हारे शरीर में निहित शक्ति शायद मुझसे अधिक है, लेकिन अगर हम सचमुच आमने सामने लड़ें तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दें तो मेरे पास तुम्हें मारने के कम से कम दर्जनों तरीके होंगे। विवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधे टकराव क्यों? मुझे आखिरकार एक दिलचस्प इंसान मिल गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसके साथ अच्छे संबंध रखना चाहती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि आपने कैसीनो में 1 अरब जीते हैं। तांग शियू हंसते हुए बोली, यह एक दुर्घटना थी। शायद आप बेहद भाग्यशाली थे, लेकिन लगता है आपको काफी नुकसान हुआ है। विवी ने कंधे उचकाते हुए कहा, असल में पैसा कमाना हमारे लिए आसान होना चाहिए, है ना? मेरी एक खूबी यह है कि मैं जुए में धोखाधड़ी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे धोखाधड़ी करना पसंद नहीं है क्योंकि इससे मेरी रुचि खत्म हो जाती है। तांग शियू ने अंगूठा ऊपर करके कहा, तुम मुझसे बेहतर हो। मैं जितनी तेजी से पैसा खर्च करता हूँ उतनी तेजी से कमा भी नहीं पाता, इसलिए मैं गरीब हूँ। हे आप चीनी लोग बड़े विनम्र होते हैं। आपने कहा कि हम दोनों बहुत ताकतवर हैं, तो क्यों न हम एक हल्की फुल्की लड़ाई करें? 16 साल की उम्र से मैंने अपने से ज्यादा ताकतवर किसी से मुलाकात नहीं की है। यहाँ तक कि आम लोगों की नज़र में ताकतवर माने जाने वाले लोग भी मेरे एक थप्पड़ को नहीं सह सकते। तांग शियू भी वेई वेई से मुकाबला करना चाहता था, लेकिन जब उसने सुना कि वेई वेई ने 16 साल की उम्र के बाद से किसी गुरु से मुकाबला नहीं किया है, तो उसका यह विचार तुरंत गायब हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं है, तुमसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। भूल जाओ। विवी ने भौहें चढ़ाकर नाखुशी से कहा, तांग शियू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती? तांग शियू चौंक गया, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो। क्या ये ठीक है? चलो अंदर जाकर कुछ खा लेते हैं। विवी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। वह तुरंत हरकत में आए और तांग शियू के बगल में प्रकट हुई। उसके गोरे और पतले हाथों ने उसकी ओर ताली बजाई। वह अविश्वसनीय रूप से तेज थी, यहाँ तक कि तांग शियू के पूरे बल प्रयोग करने के समय से भी तेज। जैसे ही उसकी हथेली तांग शियू के कंधे पर लगने वाली थी, तांग शियू ने बड़ी कुशलता से उसे चकमा दिया और बाल बाल वार से बच गया। नमस्ते। एक कोमल चीख के साथ विवी का शरीर आसमान में उड़ गया। 7-8 मीटर हवा में दौड़ने के बाद उसने अपना शरीर घुमाया और अपने हाथों को नीचे पटका। तांग शियू ने भौहें चढ़ाईं। उसे एहसास हुआ कि वेई मी को लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि वह बेहद फुर्तीली थी, लेकिन उसमें कई कमजोरियां भी थीं। अगर वह चाहता तो किसी भी समय पलटवार कर सकता था। वापस जाओ। तांग शियू ने जमीन पर पैर पटका और पलक झपकते ही वेई मी के थप्पड़ से बच गया। वह उसके बगल में प्रकट हुआ, उसका हाथ बिजली की गति से चला और उसने पलक झपकते ही वेई मी की कोमल पतली कमर पकड़ ली। कलाई घुमाते ही उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपना संतुलन खोते हुए विवी ने तांग शियू के हाथों की गर्माहट और उसके मजबूत सीने की दृढ़ता को महसूस किया जब उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब तुम्हें पता चल गया है ना? तुम्हारी गति और ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम्हें लड़ाई की तकनीक बिल्कुल नहीं आती। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं, इसलिए हमारा मुकाबला पूरी तरह से अर्थहीन है। अगर तुम सच में लड़ाई देखना चाहते हो तो आज रात एक लड़ाई होगी और तुम मेरे साथ उसे देख सकते हो। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विवी ने तांग शियू की गर्दन में अपना हाथ डाल दिया। उसके गोरे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई और उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। तांग शियू के बोलते ही उसने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली और अपने कामुक लाल होंठ सीधे उसके होंठों पर रख दिए। कुआं तांग शियू की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए उनकी निगाहें खाली खाली सी हो गईं। उन्होंने सब कुछ योजना बना रखा था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वेई उन्हें पहले चूम लेगी और वह इतनी तेज होगी कि वह बच नहीं पाएगा। चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद करो। तांग शियू ने वेई को सीधे नीचे उतारा, उसकी बाहों को दूर धकेल दिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। विवी ने अपने होंठ सिकोड़े, फिर अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और अपने लाल होंठों को चाटा, मानो अभी अभी हुए चुंबन का आनंद ले रही हो, और फिर हंसते हुए बोली, ये तो बस एक सामान्य चुंबन था, जैसे टीवी सीरियल में होते हैं। अगर हम असल जिंदगी में जोड़े होते तो हम गीला चुंबन कर सकते थे। बड़े होते हुए मुझे ज्यादा अच्छे मर्द नहीं मिले, इसलिए मैंने कभी गीला चुंबन का अनुभव ही नहीं किया। क्यों न मुझे कोशिश करने दो? बेतुका। तांग शियू ने ऐसी बेतुकी विनती के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वेई आखिर एक महिला थी और उसके हावभाव से तो यही लगता था कि उसने अपनी यौन इच्छाओं को अभी तक पूरा नहीं किया था। वेई तुमने भले ही सुअर का मांस न खाया हो, लेकिन सुअरों को दौड़ते हुए तो देखा ही होगा, है ना? टीवी सीरियल में दिखाए जाने वाले ड्रामे असलियत से काफी मिलते जुलते होते हैं, इसलिए तुम्हें ये समझना चाहिए कि सिर्फ प्यार करने वाले ही एक दूसरे को चूम सकते हैं, वरना ये तो सरासर बदतमीजी है। क्या तुम बदतमीजी करने वाली औरत बनकर लोगों के हंसी का पात्र बनना चाहती हो? तांग शियू ने तुरंत बीच में टोकते हुए वेई की बेतुकी बात को सुधारा। विवी एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और अंत में एक हाथ से अपना पेट पकड़कर दूसरे हाथ से तांग शियू की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे सच में कभी उम्मीद नहीं थी कि श्री तांग इतने मजाकिया होंगे। क्या आपको सच में लगा था कि मैं एक नासमझ बच्ची हूँ?
हाँ हाँ हाँ, सच कहूँ तो मैं तो बस आपको चिढ़ा रही थी। तांग शियू ने दबे स्वर में राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, चूंकि तुम सिर्फ मुझे चिढ़ा रहे थे, इसलिए मुझे राहत मिली। चलो अंदर चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। विवी दौड़कर एक तरफ गई, अपनी ऊंची हील वाली सैंडल पकड़ी और उन्हें हाथों में थामे हुए तांग शियू के पीछे पीछे विला की ओर चल पड़ी। हालांकि उसने बोलना बंद नहीं किया और पूछा, श्रीमान तांग, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? समस्या क्या है? विवी ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या क्या तुम शादीशुदा हो? तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि कुछ है। दिल के मामले जटिल होते हैं, उन्हें कुछ ही शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। विवी ने हैरानी से पूछा, तो आप कह सकते हैं कि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, या आप कह सकते हैं कि आप सिंगल हैं? चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये पक्का हो जाए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं नुकसान सह लूंगी और आपकी गर्लफ्रेंड बनकर देखूंगी कि आगे क्या होता है। आखिर आप उन गिने चुने पुरुषों में से एक हैं जिन्हें मैं नापसंद नहीं करती। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, शायद मुझे जल्द ही एक मिल जाए। विवी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, क्या मैं दूसरी महिलाओं जितनी अच्छी नहीं हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे अस्वीकार कर रहे हैं? तांग शियू ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे अस्वीकार कर रही हूँ, बस मैं भावनाओं के बोझ तले दबना नहीं चाहती। क्या आप समझते हैं? पता नहीं, विवियन ने कहा। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, सीधी बात है, प्रेम संबंध बोझ होते हैं और मुझे ये बोझ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं कोई प्रेमिका नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे भविष्य में वंश आगे बढ़ाना है तो मैं किसी भी औरत से शादी कर लूंगा जो मुझे मिल जाए। मुझे बस इतना चाहिए कि वो मेरे लिए बच्चे पैदा करे। रोमांस की तो बात ही छोड़ो। विवी ने कहा, तुम्हारे विचार तो बिल्कुल अनोखे हैं, तुम सच में एक अजीब इंसान हो। मैंने जो कहा वो तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए था। तुमसे एक बार मिलने के बाद मैं तुमसे भावनाओं के बारे में बात करने के लिए परेशान नहीं कर सकती। बात बस इतनी है कि मुझे तुम दिन ब दिन और भी दिलचस्प लगने लगे हो। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं हास्यास्पद हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। ठीक है, जल्दी से जूते पहन लो, चलो अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। विवी सहमत हो गई, फिर अचानक बोली, क्या आप जानना चाहते हैं कि यहाँ के मालिकों में से एक, टॉम रेगी, मुझे क्यों जानता है और मेरा इतना सम्मान क्यों करता है? अध्याय 297 शोक और आक्रोश। तीसरा अद्यतन। मासिक टिकटों की मांग। वेवमी की बातें सुनकर तांग शियू के सुंदर चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों? विवी ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं अमीर हूँ। तांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं। टॉम रेगी का विवी के प्रति रवैया उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था। दरअसल टॉम रेगी की नज़र में विवी महज एक भोली भाली लड़की थी। विवी मुस्कुराई और बोली, बेशक, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं अमीर हूँ, मैंने उसे बचाया भी है। कुछ साल पहले जब मैं लैटिन अमेरिका में छुट्टियों पर थी, उसने वहाँ किसी को नाराज कर दिया था और संयोग से मैंने उसे मुसीबत से निकलने में मदद की, इसलिए वह हमेशा मेरे प्रति बहुत सम्मानजनक रहा है। तांग शियू को अचानक एहसास हुआ और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम अपना वाक्य एक बार में पूरा नहीं कर सकते? मुझे लगा था कि टॉम रेगी तुम्हें कोई नवधनी समझता है जो तुमसे जितना हो सके उतना लाभ उठाना चाहता है। विवी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम चीनियों के पास बेवकूफ को बुलाने के लिए एक शब्द है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जब तक मैं तुम्हें पैसे न दूं, कोई मुझसे एक पैसा भी नहीं ले सकता। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, मैं जानना चाहती हूँ, आपको इतना पैसा कहाँ से मिलता है? क्या आप अपने पैसे कमाने के रहस्य मेरे साथ साझा कर सकते हैं? विवी ने बेपरवाही से कहा, तुम्हें सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई तुमसे पंगा ले तो उसे पीटकर सबक सिखा देना। और वो गुंडे जो अक्सर दूसरों को धमकाते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनका पैसा उनका नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी और उनसे भारी कीमत वसूल करूंगी। तांग शियू के होंठ कुछ देर तक फड़के, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। हालांकि विवी बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसका युद्ध अनुभव बहुत ही खराब था। इतने सारे अंडरवर्ल्ड बलों को नाराज करने के बाद भी उसका इतने लंबे समय तक जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन तांग शियू भली भांति जानते थे कि धन संचय करने के ऐसे तरीके वास्तव में धन कमाने का एक त्वरित और आसान तरीका थे। उदाहरण के लिए हांगकांग की उन 4 कंपनियों को ही ले लीजिए जिनसे उन्हें आपत्ति थी। उनसे उन्हें जो लाभ प्राप्त हुआ था वह अरबों डॉलर से कहीं अधिक था। इस बारे में सोचते हुए तांग शियू ने इस पद्धति से असहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। ये तो बेहद आपत्तिजनक है। आजकल आपको चोर से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से डरना चाहिए जो आप पर नजर रखे हुए है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आप कई आपराधिक गिरोहों को नाराज कर देते हैं तो अनगिनत लोग आपसे छुटकारा पाना चाहेंगे। आप 1 या 2 गिरोहों को तो मार सकते हैं, लेकिन क्या आप 100 या 200 गिरोहों को मार सकते हैं? आगे मेरे अभी भी रिश्तेदार और दोस्त हैं। अगर वे लोग मेरे प्रियजनों के खिलाफ बदले की कार्रवाई करते हैं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वे मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ कारोबार में निवेश करके पैसा कमा सकते हो। उन गुंडों को बार बार नाराज करने से अगर वे भड़क उठे और बिना किसी परवाह के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। इसके अलावा अगर वे तुम्हारे परिवार पर हमला करें तो क्या तुम खुद को और अपने परिवार को बचा पाओगे? तांग शियू ने गंभीरता से कहा। विवी स्तब्ध रह गई और उसके कदम अचानक रुक गए। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तांग शियू ने उसके असामान्य व्यवहार को देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ? विवी ने तांग शियू को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खाली हो गईं और वह एक मूर्ति की तरह खड़ी रही, मानो उसकी आत्मा उससे छीन ली गई हो। चांदनी उसके लंबे सुनहरे बालों पर पड़ रही थी, जिससे उसका भाव ठंडा और उदासीन लग रहा था। हत्यारा नजर। तांग शियू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने वेई मी की ओर से हत्या का इरादा महसूस किया, जो न तो बहुत तीव्र था लेकिन वास्तविक था। अंत में विवी अपनी तंद्रा से बाहर निकली, उसकी आंखों में निर्मलता छाई हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से तांग शियू की ओर देखा, उसकी आवाज निर्मम और स्पष्ट थी। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि 7 साल पहले मेरे पिता की अचानक कार दुर्घटना में मृत्यु क्यों हुई।
आखिरकार मुझे समझ आ गया कि 5 साल पहले मेरी माँ को बाथटब में बिजली का झटका क्यों लगा, और यह भी समझ आ गया कि 3 साल पहले जब घर अचानक ढह गया तो मेरे इकलौते भाई की घर में दबकर मौत क्यों हो गई, और मेरे चाचा, मेरे पिता के छोटे भाई को धोखे से उनकी सारी संपत्ति से वंचित कर दिया गया और फिर उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। तांग शियू स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया और उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब संयोग नहीं है? क्या कोई तुमसे बदला ले रहा है? विवी ने अपनी मुठियां भींच लीं, उसकी आंखों में बढ़ती हुई जानलेवा मंशा झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, यह निश्चित रूप से बदला है, क्योंकि मेरे सभी रिश्तेदार मर चुके हैं, उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा है। यहाँ तक कि हमारी पड़ोसी दयालु दादी बास भी जब किराने का सामान खरीदने गई थी तब किसी ने ओवरपास से पत्थर फेंककर उन्हें मार डाला। ये लगभग निश्चित रूप से सच है। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी। विवी ने जल्दी से अपने जूते पहने, मुड़ी और दूर भाग गई। तांग शियू ने जोर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? विवी चिल्लाई, मैं उन्हें मार डालूंगी, चाहे वे कोई भी हों, मैं उन्हें सबसे भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। तांग शियू ने माथे पर शिकन डाली। वह वेई वेई मी को याद दिलाना चाहता था कि वह जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, और भले ही वे उसके परिवार के हत्यारे को ढूंढना चाहते हों, उन्हें धीरे धीरे जांच करनी होगी। आखिरकार कई साल बीत चुके थे। हालांकि वेई वेई मी के साथ अपने रिश्ते की प्रकृति को देखते हुए उसने अंततः यह विचार छोड़ दिया। आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने बातचीत की और मजाक में एक दूसरे को किस किया। इससे उनके बीच घनिष्ठ संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उसे जाने दो, मुझे उम्मीद है कि वह उसके परिवार के हत्यारे को ढूंढ लेगा और मुझे उम्मीद है कि वह बच जाएगी। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और विला की ओर चलने लगी। में टॉम रेगी एक क्रिस्टल का गिलास पकड़े हुए, उसमें भरी गहरे लाल रंग की शराब को घुमाते हुए मोटे बूढ़े ली से बातें कर रहा था। उनके पीछे मो अवेन अपनी साधना से जाग चुका था। उसकी साधना का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। वह इस समय पेस्ट्री की एक प्लेट पकड़े हुए था और उन्हें जल्दी जल्दी खा रहा था। श्रीमान टैंग, मिस विवी कहाँ हैं? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं चली गई। टॉम रेगी ने हैरानी से पूछा, मिस विवी चली गई हैं? क्या वह रिजॉर्ट में अपने कमरे में वापस चली गई हैं? या? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, उसे अब रिजॉर्ट में अपने कमरे की ओर वापस जाना चाहिए। हालांकि वह जल्द ही रिजॉर्ट से रवाना हो जाएगी। टॉम रेगी ने उत्सुकता से पूछा, श्रीमान टॉम, ऐसा लगता है कि आपको पता है कि मिस विवी क्यों चली गईं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तांग शियू ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि टॉम रेगी को बताने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर विवी ने एक बार टॉम रेगी की जान बचाई थी। विवी के स्वभाव को देखते हुए अगर उसे पता चलता कि उसके प्रियजन की मृत्यु दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी, तो वह निश्चित रूप से क्रोध से भर उठेगी। अगर टॉम रेगी विवी द्वारा उसे बचाने के बदले में उसकी मदद करे तो यह उसके लिए फायदेमंद होगा। वह बदला लेने गई थी। उसे विश्वास है कि उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई थी। टॉम रेगी एक पल के लिए रुका, फिर सिर हिलाकर बोला, मैं जानता हूं कि मिस विवी बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने खुद उन्हें कई निर्दयी लोगों को अधमरा करते देखा है। अगर वह बदला लेने जाती हैं, तो वह आसानी से अपने परिवार का बदला ले सकती हैं। तांग शियू ने कहा, इतना आशावादी मत बनो। हालांकि मेरा वेई वेई से ज्यादा संपर्क नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस समय नफरत से अंधी हो गई है। शायद यही वह समय है जब उसके मारे जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। टॉम रेगी के चेहरे के भाव बदल गए। वह भली भांति जानता था कि मानसिक संतुलन खोने पर कोई व्यक्ति कितना असुरक्षित हो सकता है। इस युग में जहां शक्ति और बुद्धिमत्ता दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थीं, यदि कोई उसे अचानक घेरकर चुपके से हमला कर दे तो वह आसानी से उसकी जान ले सकता था। इस बारे में सोचते हुए टॉम रेगी ने तुरंत कहा, श्रीमान टॉम, मैंने मूल रूप से आज रात आपके साथ रात्रिभोज करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे विवी की चिंता है। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं जाकर उसका हालचाल पूछना चाहूंगा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, जाओ। टॉम रेगी जीवन भर यहीं रहने के लिए सहमत हो गया और झटपट बाहर भाग गया। तांग शियू ने मो अवेन को देखा, जो अपना खाना जल्दी जल्दी खा रहा था, और उसके पास जाकर आश्चर्य से पूछा, तुम भूखे भूत की तरह क्यों दिख रहे हो? जब से मैं वापस आई हूँ मैंने तुम्हें खाते हुए देखा है, और तुमने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। मो अवेन ने मुंह में जो कुछ भी था सब निगल लिया और हंसते हुए बोला, मालिक, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन साधना से जागने के बाद मैंने पाया कि मेरी साधना का स्तर बहुत बढ़ गया है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। काश मैं अभी यहीं पर एक मोटा सा गोमांस खा पाता। तांग शियू ने हंसते हुए पूछा, अब आप पहले से कितने अधिक शक्तिशाली हो गए हैं? मो अवेन ने आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 50%। अगर मुझे 2 दिन और मिल जाएं, तो मैं पहले से 2 गुना बेहतर हो सकता हूँ। अच्छा। तांग शियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। लॉवान रिजॉर्ट एक विला में विवी ने गुस्से में कमरे में चीजें तोड़ दी और अपना सारा सामान तहस नहस कर दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस सब के पीछे कौन सा साजिश करता है या उसके परिवार का हत्यारा कौन है, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वह उन्हें ढूंढ निकालेगी, मार डालेगी और अपने परिवार का बदला लेगी। चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। विवी ने अपने खुले सूटकेस में कपड़ों के कई टुकड़े फेंके और गुस्से से चिल्लाई। बैंग बैंग, दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से टॉम रेगी की आवाज आई। मिस विवी, मैं टॉम रेगी हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विवी पलक झपकते ही दरवाजे पर प्रकट हुई। दरवाजा खोलते ही उसने ठंडे भाव से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें किस बारे में बात करनी है? टॉम रेगी ने आदरपूर्वक कहा, मैं अभी अभी श्री टैंग से मिला और उन्होंने मुझे आपकी स्थिति के बारे में बताया। मिस विवी, आप मेरी रक्षक हैं और मुझे आपकी इस दयालुता का प्रतिफल अवश्य देना चाहिए। हालांकि अपने शत्रुओं को ढूंढने और उनसे बदला लेने के संबंध में मुझे लगता है कि आपको मेरी सलाह माननी चाहिए। व्याख्या करना। वेई वेई ने गहरी आवाज में कहा। टॉम रेगी ने कहा, एक पुरानी चीनी कहावत है, एक सज्जन व्यक्ति 10 साल बाद भी बदला लेता है। अभी शायद आपको नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है या आपको किससे बदला लेना चाहिए। मेरा मानना है कि अब आपको हर संभव तरीके से उन हत्यारों को ढूंढना चाहिए, उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए और फिर बदला लेने की योजना बनानी चाहिए। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। विवी ने गुस्से से चिल्लाया। टॉम रेगी ने मन ही मन आह भरी और गंभीरता से कहा,
मिस विवी, श्री तांग ने अभी अभी मुझे बताया कि आप घृणा से अंधी हो गई हैं, और मुझे पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नज़र में आप हमेशा से नेक, शालीन, आकर्षक और ज्ञान से परिपूर्ण देवी रही हैं। लेकिन अब मुझे श्री तांग की बातों पर यकीन हो गया है। आप सचमुच क्रोध और घृणा से अंधी हो गई हैं, और कुछ नासमझी भरा काम करने वाली हैं। अध्याय 298 अपॉइंटमेंट के लिए पहुंचना, चौथा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। विवी के चेहरे पर भावहीनता छा गई और उसके चेहरे का गुस्सा काफी हद तक कम हो गया। वह सचमुच अपने परिवार का बदला लेने के लिए बेताब थी। उसका दिल सचमुच क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। टॉम रेगी को लगा कि उसकी बातों का असर हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत कहा, मिस विवी, जरा सोचिए। बदला लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले खुद को पूरी तरह शांत करना बेहद जरूरी है। जिसने आपके परिवार को मारने की हिम्मत की है, उसका अतीत जरूर असाधारण रहा होगा। ऐसे ताकतवर लोग आमतौर पर बेरहम और बेईमान होते हैं। अगर आप अपना आपा खो देंगी तो न सिर्फ जांच में बाधा आएगी, बल्कि आप अचानक हमले का शिकार हो सकती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। ऐसे में आपको न सिर्फ बदला मिलेगा, बल्कि आप खुद भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। विवी शांत हो गई। हालांकि वह अब भी क्रोध और घृणा से भरी हुई थी। टॉम रेगी की बातें उसे काफी हद तक समझ में आ रही थीं। शांत होने पर ही वह उस समय हुई घटना के बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकती थी और याद कर सकती थी कि उसने किसे नाराज किया था, जिसके कारण उसके प्रियजनों की हत्या हुई थी। चले जाओ, मुझे थोड़ी शांति और सुकून तो लेने दो। विवी ने हाथ हिलाया और सोफे पर बैठने के लिए चली गई। टॉम रेगी ने चैन की सांस ली और कहा, मिस विविमी, आप मेरी रक्षक हैं। अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपके दुश्मनों की जांच में मदद के लिए लोगों को भेजूंगा, और मैं खुद बदला लेने में आपकी मदद के लिए लोगों का नेतृत्व करूंगा। आपके दुश्मन मेरे भी दुश्मन हैं। विवी ने धीरे से अपना सिर उठाया, टॉम रेगी के गंभीर चेहरे को देखा और अंत में सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद टॉम रेगी। टॉम रेगी ने सिर हिलाते हुए कहा, मिस विवी, आप मेरे दिल में हमेशा सबसे खूबसूरत और सम्माननीय शख्सियत रहेंगी, इसलिए कृपया मेरे साथ औपचारिकता न निभाएं। आपको पहले आराम करना चाहिए। मुझे अभी भी श्री टैंग से मिलना है। अगर उन्होंने आपके बारे में मुझे नहीं बताया होता तो शायद मुझे अब तक पता ही नहीं चलता। विवी ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ। टॉम रेगी के जाने के बाद विविमी सोफे पर सिमट गई। उसकी कोमल त्वचा पर आंसू बह रहे थे और उसके कपड़े भीग रहे थे। उसका मन उन ताकतों को याद कर रहा था जिन्हें उसने वर्षों से नाराज किया था, और उन लोगों को भी जिन्हें उसके प्रियजनों ने अपनी मृत्यु से पहले दुख पहुंचाया था। धीरे धीरे अपनी असाधारण स्मृति के बल पर अंततः उसके मन में दर्जनों संदिग्धों के नाम आ गए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे वे लोग उसके प्रियजनों के हत्यारे हों या न हों, वह उन सभी ताकतों को पूरी तरह से मिटा देगी। श्रीमान टैंग, विवी ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे सोफे से उठी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। वह तांग शियू से मिलने जा रही थी क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वही सच्चा परिपक्व व्यक्ति है जो कई चीजों के सार को समझ सकता है। अगर उसने टॉम रिच को नहीं बताया होता तो शायद अब तक वह क्रोध और घृणा से ग्रस्त होकर इधर उधर भटक रहा होता, जैसे बिना सिर वाली मक्खी। समुद्र तटीय विला। तांग शियू मोटे बूढ़ेली दंपति से बातचीत कर रहा था और उसने देखा कि टॉम रेगी वापस आ गया है। उसने उससे जाना कि उसने विवी को शांत कर दिया है और उसकी शुरुआती चिंता दूर हो गई। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि विवी थोड़ी देर बाद ही वापस आ गई। अचानक आवेग में बह जाना शैतान के बस की बात है। लगता है अब तुम समझ गए। तांग शियू मुस्कुराई और धीरे से बोली। विवी ने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद श्रीमान तांग। बदला लेने के बाद मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको एक उदार उपहार भेंट करूंगी। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। विवी ने फिर कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। अब उसे इस सभा में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे तांग शियू की कही बात याद आ गई। उस रात शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई होगी। वह ये भी जानती थी कि विशेषज्ञों से लड़ने का उसका अनुभव बहुत कम था, इसलिए उसे पढ़ाई करनी होगी। वह और मजबूत बनना चाहती है। मजबूत बनकर ही वह अपने प्रियजनों का बदला ले सकती है और भविष्य में जिनकी वह परवाह करती है उनकी बेहतर रक्षा कर सकती है। भोजन समाप्त हो गया है। टॉम रेगी ने अलविदा कहा और चला गया, और फैटीली तो अपनी पत्नी और बेटी को घर छोड़ने के बाद तुरंत वापस भागा। वह जानता था और उसे इस बात का पूरा एहसास था कि वांग रुई का सामना तांग शियू के आदमियों से होने वाला है। दूसरी मंजिल की बालकनी पर तांग शियू, वेई वेई मी और फैटीली एक छोटी गोल मेज के चारों ओर बैठकर सुगंधित चाय की चुस्कियां लेते हुए चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच भाई मो अवेन और मो अवू पीछे वाले कमरे में पालथी मारकर चुपचाप साधना कर रहे थे। किंगचेंग पर्वत से वह बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया? फैटीली ने 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया और उसके चेहरे पर अधीरता के लक्षण दिखने लगे। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मैंने उससे आधी रात को मिलने का इंतजाम किया है। अभी तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। आधी रात होने में अभी आधा घंटा बाकी है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। फैटीली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अभी तो मैं बस इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं आपके शो का इंतजार कर सकूं। मेरा कार्यक्रम? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, मेरा कौन सा कार्यक्रम? फैटीली चिल्लाया, क्या तुम भूल गए हो? तुम अब भी यही चाहते हो? वह अचानक बोलना बंद करके विवी की ओर देखने लगा। जब उसने देखा कि विवी सोच में डूबी हुई है और तांग शियू के साथ उसकी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उसने तांग शियू को चिढ़ाने वाली नजर से देखा और फिर विवी की ओर मुंह बनाकर इशारा किया कि अन्य महिलाओं के सामने परियोजना का जिक्र करना ठीक नहीं है। तांग शियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर अचानक उसके मन में एक विचार को आंधा और वह हंस पड़ा। तुम्हारा मतलब उस कार्यक्रम से है जिसे मैंने चुना था? उसका नाम क्या है? 7 देवताओं का नृत्य? हाँ, यही नाम है। फैटीली, तुमने मुझे पूरे समय सस्पेंस में रखा है और तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि 7 देवताओं का नृत्य क्या है। मोटे बूढ़े ली ने हंसते हुए कहा, भाई तांग, इस तरह के शो को अनुभव से ही समझा जा सकता है। आप खुद इसका अनुभव करके समझ जाएंगे। अफसोस की बात है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे हाथ पैर पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, वरना मैं सच में आपके साथ इसका आनंद लेना चाहता था। बहुत ज्यादा व्यायाम? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा। फैक्ट, ओल्ड ली ने पुष्टि करते हुए कहा, अत्यंत विशाल, अधिकांश लोग इसे संभाल ही नहीं सकते। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ये बिल्कुल सही है।
मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस समय मो अवेन, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, अचानक उछल पड़ा। जब उसने सीढ़ियों की ओर देखा तो उसे 2 अंगरक्षकों के साथ एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया और उसने तुरंत पुकार कर कहा, मालिक, मेहमान आ गए हैं। तांग शियू ने सीढ़ियों की ओर देखा और वांग रुई को अपने होठों से सिगरेट लटकाए हुए बेपरवाह भाव से उसकी ओर आते हुए देखा। वाह भाई तांग, आप तो वाकई कमाल हैं। आपने तो उस खूबसूरत महिला को भी मोहित कर लिया जो मेरे खिलाफ शर्त लगा रही थी। वांग रुई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तांग शियू ने कहा, बकवास मत करो, वे मेरी एक साधारण दोस्त है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें पता था कि आज रात तुम्हें मेरे आदमियों से लड़ना है, फिर भी तुमने खुद को संयमित नहीं किया। तुमने अभी अभी औरतों के पेट पर बहुत ऊर्जा बर्बाद की होगी, है ना? वांग रुई ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला? तांग शियू ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी ऊर्जा और रक्त शक्ति थोड़ी कमजोर है, पहले जब हम मिले थे तब की तुलना में काफी कमजोर। अगर किसी पौराणिक पिशाच ने तुम्हारा खून नहीं चूसा है तो तुमने अपनी ऊर्जा किसी स्त्री के गर्भ में ही खर्च कर दी होगी। वांग रुई ने अंगूठा ऊपर करके कहा, भाई तांग, आप मेरी शारीरिक स्थिति को भांप लेते हैं, यह वाकई कमाल है। मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि आपके आदमियों के साथ खेलने से ज्यादा आपके साथ खेलना मजेदार है। क्या हम एक मुकाबला करें? तांग शियू हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरे आदमियों को हरा देते हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा, लेकिन उससे पहले, ताकि तुम्हें यह न लगे कि मेरे आदमियों ने अनुचित तरीके से जीत हासिल की है, मैं तुम्हें 2 घंटे आराम करने का समय दूंगा। वांग रुई ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो चलिए बैठते हैं और एक कप चाय पीते हैं। हमारे तय समय में अभी आधा घंटा बाकी है, हम आधे घंटे में बाहर समुद्र तट पर मिलेंगे, कैसा रहेगा? वांग रुई मुस्कुराया और बोला, तो फिर ये तय हो गया। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद वांग रुई ने तांग शियू को तिरछी नजरों से देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, भाई तांग, मैं सिर्फ आपका नाम जानता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता कि आप कहाँ से हैं। भले ही मैं अपने देश के उन बड़े परिवारों के वंशजों से न मिला हूँ, लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारी जरूर रखता हूँ, जैसे उनकी तस्वीरें और नाम। लेकिन मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक मामूली इंसान जिसका जिक्र करने लायक भी नहीं। वांग रुई ने सिर हिलाते हुए कहा, जो लोग इतने शक्तिशाली अंगरक्षकों को रखने का सामर्थ्य रखते हैं, वे साधारण नहीं होते। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, दरअसल मैं एक छात्रा हूँ, विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाली छात्रा। इसके अलावा मैं आधी डॉक्टर भी हूँ, क्योंकि मैंने शिंगचेंग सेंट्रल अस्पताल में कुछ दिनों तक काम किया है। विद्यार्थी आधा डॉक्टर। वांग रुई को तांग शियू की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। कैसीनो में उनसे विदा होने के बाद उसने तुरंत तांग शियू की जांच पड़ताल के लिए लोगों को भेजा। हालांकि उसने अपने घर से कोई जानकारी नहीं ली, लेकिन उसे साइपान में पता चला कि तांग शियू ने कैसीनो में $1 अरब जीते थे, लगभग उससे भी ज्यादा जितना उसने जुए में जीता था। तथापि $1 अरब जीतने के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित रहना, ये बात उन्हें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह सकती। भाई तांग, आप सच नहीं बोल रहे। फैटी ली को शायद मेरे बारे में सब पता है ना? मैंने आपसे आपकी पहचान के बारे में पूछा, लेकिन आप उसे छिपा रहे हैं। ये तो बहुत उबाऊ है। वांग रुई ने पैर मोड़कर सिगरेट जलाई। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सचमुच जल्द ही विश्वविद्यालय जाने वाली हूँ और मैं सचमुच व्यावहारिक रूप से डॉक्टर हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जांच कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरी जांच करता है, और अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल जाता है तो मैं आमतौर पर उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती हूँ। वांग रुई कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। चूंकि भाई तांग बोलने को तैयार नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। इस बार मैंने आपसे ज्यादा पैसे जीते हैं, इसलिए चीन लौटने पर मैं आपको मानचू हान शाही दावत दूंगा। तांग शियू ने इन विनम्र शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ सरल उत्तर देने के बाद उसने मो अवेन की ओर देखा और शांत भाव से कहा, अपनी पूरी ताकत दिखाओ, लापरवाही मत करो, वरना तुम अचानक हमले का शिकार हो जाओगे। मो अवेन ने वांग रुई की ओर एक नजर डाली और मार्शल आर्टिस्ट की मनस्थिति में हो रहे बदलावों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना जारी रखा। तांग शियू के शब्दों ने उन्हें गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की और उनकी समझ में काफी सुधार हुआ। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि साधना में प्राप्त प्रत्येक अंतर्दृष्टि उन्नति का अवसर है, और उन्होंने साधक के लिए मानसिक स्थिति के महत्व को भी समझा। यदि संभव हो तो वे प्रतिदिन दर्जनों बार ज्ञानोदय के क्षणों का अनुभव करना चाहते थे। समय गुजर रहा है। तांग शियू अचानक खड़ी हो गई और धीरे से बोली, लगभग समय हो गया है। मो अवेन, तुम और श्रीमान वांग समुद्र तट पर चलो, नहीं तो श्रीमान वांग निराश हो जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अमर लोक की सदस्यता लेने वाले सभी भाइयों और बहनों को एक निःशुल्क समीक्षा टिकट प्राप्त होगा। कृपया अपना समीक्षा टिकट जिंगी को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पृष्ठ के विषय सारांश के दाईं ओर स्थित है। अध्याय 299। मिट्टी की मुर्गियां और मिट्टी के कुत्ते तेज चांदनी समुद्र पर पड़ रही थी, जिससे हवा में लहरें झिलमिला रही थीं। 2 रहस्यमयी आकृतियां चुपचाप समुद्र तट पर प्रकट हुईं। गति के मामले में मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। वांग रुई ने शुरुआत में मो अवेन को कम आंका था, लेकिन हाल ही में हुई उनकी गति प्रतियोगिता में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचाया, तब भी मो अवेन ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई और जरा भी पीछे हुए बिना उसके साथ कदम मिलाकर चलती रही। ऐसा लग रहा था मानो मो अवेन अपनी पूरी ताकत को रोक रही हो। मो अवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, मुझे दिलचस्पी खोने मत दो। दिलचस्पी? वांग रुई की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उसने एक बार तांग शियू से कहा था कि उसे जुनून और चुनौतियां चाहिए, लेकिन अब तांग शियू का एक अंगरक्षक उससे रुचियों के बारे में बात कर रहा था। वह बहुत असंतुष्ट था। इसके परिणाम गंभीर होंगे। मैं तुम्हें हराने और तुम्हें पूरी तरह से हार स्वीकार करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। फिर मैं तुम्हारे बॉस का वजन करके देखूंगा कि वह वास्तव में किस चीज से बना है। मो अवेन ने उंगली से इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, तुम हमारे बॉस का वजन नहीं माप सकते।
आओ, मैं अपनी ताकत से तुम्हें यकीन दिला दूंगा। फक फक करना। वांग रुई ने अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल दिया और पलक झपकते ही मो अवेन के सामने प्रकट होकर अपने हाथ से मो अवेन की गर्दन पर क्षैतिज रूप से वार किया। उसका वार इतना तेज था कि हवा जोर से चलने लगी और जोरदार हलचल मच गई। मो अवेन ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छुआ और तुरंत पीछे हट गया, वांग रुई के हथेली के वार से बचते हुए। फिर वह हवा में उछला, अपने पैरों को हवा में लहराते हुए। उसने वांग रुई की ओर जोरदार लात मारी। पैरों की कई परछाइयां एक के बाद एक दिखाई देने लगी, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि कौन सी असली थीं और कौन सी भ्रम। बैंग बैंग बैंग। वांग रुई का हमला नाकाम रहा, लेकिन उसने तुरंत ही एक जोरदार लात मारी। पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे पर एक दर्जन से ज्यादा लातें मारी। पैरों के तलवे टकराए, पिंडली एक दूसरे से जा भिड़ी। इस जबरदस्त टक्कर से दोनों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। हालांकि वांग रुई को ऐसा लगा जैसे उसने लोहे की कील पर लात मार दी हो। लात लगने से उसके दाहिने पैर में भयानक दर्द हुआ और उसका शरीर लगातार पीछे की ओर धकेला जा रहा था। दूसरी ओर मो अवेन के चेहरे के भाव में मामूली बदलाव आया, लेकिन उसकी उग्रता में जरा भी कमी नहीं आई। वह एक जोंक की तरह मो अवेन का पीछा करता रहा। उसके पैर लंबी चाबुक की तरह थे और वह बार बार वार करता रहा। विला की बालकनी पर तांग शियू भाले की तरह पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था और समुद्र तट पर आपस में भिड़े दो योद्धाओं को घूर रहा था। उसके बगल में वेई वेई मी और फैटी ली खड़े थे। दोनों रेत पर लड़ रहे योद्धाओं को ध्यान से देख रहे थे और उनके चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे। विविमी के पास अपार शक्ति और गति थी, लेकिन वह उनका उपयोग करना नहीं जानती थी। यद्यपि मो अवेन और वांग रुई गति और शक्ति में उससे कहीं कमतर थे, फिर भी उनके दिखने में सरल लगने वाले दांव पेंचों में उत्कृष्ट युद्ध तकनीकें छिपी थीं, जिन्हें देखकर वह दंग और स्तब्ध रह गई। यहाँ तक कि उसके मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। वह उन दोनों से युद्ध तकनीक सीखना चाहती थी और अपने स्वयं के युद्ध अनुभव को समृद्ध करना चाहती थी। मोटा बूढ़ा ली गहरे सदमे में था। वह भी एक प्रशिक्षित योद्धा था और यद्यपि वह मोटापे का शिकार हो गया था और उसके कौशल पहले जैसे नहीं रहे थे, फिर भी वह काफी फुर्तीला था और अकेले ही 3-5 गुंडों को आसानी से संभाल सकता था। लेकिन मो अवेन और वांग रुई के बीच हुई लड़ाई ने सचमुच उसकी आंखें खोल दी। वह अनुभूति मार्शल आर्ट फिल्म देखने की तुलना में कहीं अधिक दृश्य रूप से प्रभावशाली होती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो समुद्र तट पर दो मार्शल आर्ट के उस्ताद आपस में लड़ रहे हों। उनकी फुर्तीली चाल और उत्कृष्ट तकनीकें उसे चकित कर रही थीं। इसलिए वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, यदि वह उनमें से किसी से भी लड़ने जाता तो शायद पलक झपकते ही पराजित हो जाता। चीनी कुंग फू गहन और व्यापक है। वृद्ध ली आश्चर्य और उत्साह से भरकर अपने दिल की गहराई से चिल्ला उठा। तांग शियू ने मुड़कर उसकी ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, मोटे ली, तुम भी काफी ताकतवर हो। हालांकि तुम थोड़े मोटे हो, लेकिन आम लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, है ना? क्या तुमने इससे पहले कभी इस स्तर के उस्ताद को लड़ते नहीं देखा? फैट ओल्ड ली ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सच है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले अनगिनत लोग हैं, लेकिन सच्चे उस्ताद बेहद दुर्लभ हैं। एक ही समय में दो उस्तादों को देखना और उन्हें प्रतिस्पर्धा करते हुए देखना वाकई बेहद मुश्किल है। हालांकि अगर आप उन दोनों को देखें तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? बिना किसी हिचकिचाहट के फैट ओल्ड ली ने कहा, मो एवन। तांग शियू ने भौहें उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, आपको इतना यकीन क्यों है? मोटे बूढ़े ली ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, यद्यपि वांग रुई कुंग फू में कुशल है, फिर भी वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। मो अवेन को देखो, उसके हमले स्थिर और धीमे हैं, लेकिन हर चाल वांग रुई को पीछे हटने, रोकने और चकमा देने के लिए मजबूर करती है, और वह केवल कभी कभार ही जवाबी हमला कर पाता है। तांग शियू ने प्रशंसा से सिर हिलाते हुए कहा, लगता है तुम्हारी नजर बहुत तेज है, फैटी ली। हालांकि वांग रुई भी युद्ध का भरपूर अनुभव रखने वाला उस्ताद है, फिर भी वह अवेन से काफी अलग है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वांग रुई ज्यादा से ज्यादा 10 चालों में ही हार जाएगा। अचानक विवी ने पूछा, श्रीमान तांग, अगर मेरे पास वांग रुई का युद्ध अनुभव और कौशल होता तो क्या आपको लगता है कि मैं आपके रक्षक दल को हरा सकती थी? तांग शियू ने आंखें घुमाईं और चिड़चिड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें वाकई में युद्ध का बहुत अनुभव होता तो अवेन की तो बात ही छोड़ो, शायद मैं भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। मोटे बूढ़े ली वेवमी की शक्ति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने सोचा कि तांग शियू उससे छेड़छाड़ कर रहा है, इसलिए उन्होंने चिढ़ाने वाले भाव से कहा, भाई तांग, आप यह नहीं कह रहे हैं कि आप उसे हरा नहीं सकते। आप स्पष्ट रूप से केवल शूरवीरता दिखा रहे हैं और उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन क्या आप वास्तव में कुंग फू जानते हैं? और क्या आप बहुत कुशल हैं? तांग शियू हंसते हुए बोला, मुझे थोड़ा बहुत कुंग फू आता है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं इसमें माहिर हूँ। कम से कम मैं अपनी रक्षा तो कर सकता हूँ। बूढ़े ली, जो मोटे थे, तांग शियू को ज्यादा समय से नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें तांग शियू बेहद शांत स्वभाव का युवक लगा। उन्हें लगा कि तांग शियू की बातें जरूरत से ज्यादा विनम्रता भरी थीं, भले ही उनकी मार्शल आर्ट की कला उनके अंगरक्षक जितनी अच्छी न हो, लेकिन शायद उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। समुद्र तट पर वांग रुई के हमले बिजली की तरह तेज थे। उसके भयंकर वार लगभग सभी घातक थे। दुर्भाग्यवश अपनी असाधारण शक्ति के बावजूद भी वह मो अवेन को हरा नहीं सका। उसे ये भी हल्का सा आभास हुआ कि लगातार पीछे हटते हुए मो अवेन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। हाँ, उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन मो अवेन ने अपना पूरा जोर नहीं लगाया। इस भावना ने उन्हें चौंका दिया और साथ ही उन्हें कुछ हद तक दुखी भी कर दिया। मुक्कों और लातों की बौछार के बीच वांग रुई आखिरकार रुकने में कामयाब हो गया। अपनी गंभीर चोटों के बावजूद उसने उन्माद में दर्जनों मुक्के बरसाए, जिससे गूंजती ध्वनि और उसके बाद की छवियां रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। असल में बॉस ने मुझे तुमसे मुकाबला करने के लिए कहा था और मुझे लगा था कि तुम बेहद ताकतवर हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत का 70% भी इस्तेमाल नहीं किया है और तुम पहले ही हार मानने की कगार पर पहुंच गए हो। ऐसे में चलो इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं। वांग रुई के साथ दर्जनों मुक्के बरसाने के बाद वांग रुई के पीछे लड़खड़ाने पर मो अवेन अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। उसके मुक्कों का अजीब सा वार वांग रुई की पीठ पर लगता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन दरअसल वांग रुई के फुर्ती से बचने के कारण वह उसके कंधे पर लगा।
हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ वांग रुई का शरीर गिरते हुए पत्ते की तरह 7-8 मीटर दूर समुद्र तट पर जा गिरा। टकराना, एक धीमी सी आवाज के साथ पीला पड़ा हुआ वांग रुई समुद्र तट पर गिर पड़ा, फिर कलाबाजी खाते हुए उछल पड़ा। उसकी आंखों में सदमे की चमक थी जब उसने मो अवेन को देखा, जो 7-8 मीटर दूर खड़ी थी और उसका पीछा नहीं कर रही थी। उसके दिल में कड़वाहट उमड़ आई। हमने खो दिया। उन्हें पता था कि वे हार गए हैं और उन्होंने अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। मो अवेन की ताकत बेमिसाल थी। अब तक उसने जितने भी प्रतिद्वंद्वी देखे थे, उनमें वह सबसे ताकतवर था। उसने चीन में अनगिनत मार्शल आर्ट मास्टर्स से मुकाबला किया था और हर बार अपनी ताकत के दम पर जीता था। विदेशों में भी उसने कई ताकतवर प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया था, जिनमें पूर्व फाइटर चैंपियन, मुए थाई विशेषज्ञ, ताइक्वांडो मास्टर और जूडो मास्टर शामिल थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं सका था। परिणाम, वह किसी और के अंगरक्षक से हार गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी क्षमताओं के साथ तुम आसानी से अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, तुम किसी और के अंगरक्षक क्यों बनना चाहते हो? वांग रुई ने धीरे से कहा। मो अवेन मुस्कुराई और बोली, क्या आपको नहीं लगता कि अंगरक्षक बनना एक अच्छा पेशा है? वांग रुई ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा, अगर तुम सचमुच अंगरक्षक बनना चाहते हो तो तांग शियू तुम्हें क्या कीमत देगा? मैं उससे 10 गुना ज्यादा कीमत दे सकता हूँ। मो अवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, जो मैं चाहता हूँ वह तुम मुझे नहीं दे सकते। वैसे भी मैं मालिक का अंगरक्षक नहीं, बल्कि उसका अधीनस्थ हूँ। अगर कोई मालिक को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो मैं अपनी जान देकर उसे बचाऊंगा, और तुम मुझे भी नहीं हरा सकते। मालिक को हराना तो दूर की बात है। क्या? वांग रुई के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मो अवेन को घूरते हुए जल्दबाजी में पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तांग शियू तुमसे ज्यादा ताकतवर है? मो अवेन ने शांत भाव से कहा, मालिक की ताकत मुझसे कहीं अधिक है। तुम में से 10 लोग भी शायद मालिक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही। वह मुड़ा और विला भवन की ओर चल पड़ा। वांग रुई के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। उसे कैसीनो में तांग शियू के साथ हुई बातचीत और विला में उसके सामने किए गए अपने घमंडी व्यवहार की याद आ गई। उसके भीतर शर्म और अपमान की गहरी भावना उमड़ पड़ी, जो तुरंत उसके चेहरे पर फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी माहिर के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह अपमानित हो गया। मुझे इतने सालों में इतनी बेइज्जती कब हुई थी? वांग रुई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और मो अवेन के पीछे पीछे विला की ओर चल दिया। उसका दाहिना हाथ अपनी जगह से हट गया था, जिससे उसके लिए लड़ना असंभव हो गया था, इसलिए उसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से हड्डी जुड़वानी थी। विला की बालकनी पर तांग शियू, वेई वेई और फैटी ली ने उन दोनों को लौटते हुए देखा। वे द्वंद्व युद्ध का परिणाम पहले से ही जानते थे। हालांकि उन्होंने वांग रुई का कोई उपहास नहीं किया। मुझ पर यह दोष लगा। बात बस इतनी सी है कि मो अवेन बहुत ताकतवर है। उनमें से तांग शियू सबसे ज्यादा निराश था। उसने सोचा था कि वांग रुई और मो अवेन बराबर की ताकतवर हैं, इसलिए उनके बीच लड़ाई मो अवेन के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन अचानक मो अवेन को एक नई अनुभूति हुई और उसकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे वांग रुई उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। इसलिए इस प्रतियोगिता का वांग रुई के मनोबल को कम करने के अलावा कोई और प्रभाव नहीं पड़ा। मालिक, मो अवेन हमेशा की तरह ही सम्मानजनक बनी रही। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, तुमने अच्छा किया, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मेरा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। हालांकि तुम्हारी ताकत में सुधार हुआ है, जो अंततः एक अच्छी बात है। अध्याय 301 निवेदन, समीक्षाओं की मांग। तांग शियू ने निराश और शर्मिंदा वांग रुई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, निराश मत हो। मार्शल आर्ट के मार्ग का कोई अंत नहीं है। कभी कभी असफलताएं अच्छी बात होती हैं। मार्शल आर्टिस्टों को अहंकार और अधीरता से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक आप और अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाते, उसके बाद ही आप मेरे अधीनस्थों को चुनौती दें। वांग रुई ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारे अधीनस्थों को फिर से चुनौती दूंगा, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य तुम हो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम्हें चुनौती देकर हरा सकूंगा। तांग शियू हंसते हुए बोली, मैं इंतजार करूंगी। साइड पर एक असामान्य भाव के साथ विवी अचानक मो अवेन के पास पहुंची और बोली, मुझे कुंग फू सिखाओ। मैं तुम्हारी शिष्या बन सकती हूँ। प्रशिक्षु बनना चाहते हैं? मो अवेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने तांग शियू की ओर देखा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी तरफ मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मो अवेन ने एक पल सोचा, फिर विवी की ओर देखकर धीरे से कहा, मैं न तो प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दूंगी और न ही मेरा शिष्यों को लेने का कोई इरादा है। मुझे खेद है। विवी ने तुरंत जवाब दिया, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बशर्ते आप मुझे अपने जितना शक्तिशाली बना दें। कैसा रहेगा अगर मैं आपको पैसे दूं? मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा। मो अवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। अगर तुम मुझे सोने का पहाड़ भी दो तो भी मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। विवी ने तांग शियू की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में विनती भरी नजरें थीं। तांग शियू कुछ पल चुप रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, चूंकि वह तुम्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वह मेरा अधीनस्थ है, लेकिन मैं उसे कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो वह नहीं करना चाहता। इसके अलावा वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। उसे सिर्फ मारक तकनीकें आती हैं। उदाहरण के लिए, अभी वांग रुई के साथ हुई उसकी लड़ाई में अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो वांग रुई ज्यादा से ज्यादा 10 चालों में मारा जाता। वांग रुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी और उसने कहा, तांग शियू, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? भले ही मैं मो अवेन जितना कुशल न हूं, लेकिन वह मुझे 10 चालों में नहीं मार सकता, है ना? मो अवेन ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 5 चालों में मार सकता हूँ, 10 में भी नहीं। वांग रुई के होंठ कुछ बार फुरफुराए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। हालांकि उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव उनके असली भावों को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा था। तांग शियू ने बिजली की गति से वांग रुई की बांह पकड़ ली। वांग रुई के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही तांग शियू ने उनकी कलाई घुमाई और दूसरे हाथ से उनका कंधा पकड़ लिया। एक झटके के साथ वांग रुई की अपनी जगह से हटी हुई बांह वापस अपनी जगह पर आ गई और उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए।
तांग शियू के रुकने के बाद उसने शांत भाव से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब अवेन तुमसे लड़ रहा था तो वह तुम्हें कई बार मार सकता था, लेकिन वह जानता था कि तुम उसके दुश्मन नहीं हो, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। इसके अलावा तुमसे लड़ते समय उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। वांग रुई ने अपना हाथ हिलाया और उसे विस्थापित हिस्से में हल्का दर्द महसूस हुआ। इसके अलावा कोई और लक्षण नहीं थे। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। तांग शियू ने वेवमी की ओर मुड़कर देखा, जिसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था, और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मेरे पास तुम्हें मजबूत बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा शामिल है। विवी का मनोबल बढ़ा। अपने परिवार के हथियारों के प्रति घृणा और बदला लेने की तीव्र इच्छा से भरी हुई उसने जल्दबाजी में पूछा, क्या तरीका अपनाऊं? तांग शियू ने कहा, इस मामले पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बस इतना ही। उसने मोटे बूढ़े ली और वांग रुई की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सज्जनों, आज का काम समाप्त हो गया है। क्या आपको वापस जाकर आराम नहीं करना चाहिए? वांग रुई ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया, फिर मुड़ा और अपने 2 आदमियों के साथ चला गया। मोटे बूढ़े ली हिले तक नहीं। उन्होंने तांग शियू की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई तांग, आपने अभी तक 7 देवताओं के नृत्य जैसा अद्भुत प्रदर्शन देखा ही नहीं है। आज रात आपके साथ एक सुंदरी होगी, इसलिए शायद आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्या आप कल जाएंगे? अगर आप 7 देवताओं का नृत्य पूरा कर लेते हैं तो मैं, मोटा बूढ़ा ली, आपको दावत दूंगा और मांस खिलाऊंगा। तांग शियू हंसते हुए बोली, देखते हैं, मेरा इरादा कल जाने का है। अगर समुद्र में तूफान शांत नहीं हुआ तो मैं एक दिन और रुकूंगी और फिर 7 देवताओं के नृत्य के बारे में बात करने जाऊंगी। मोटे बूढ़े ली ने आश्चर्य से पूछा, आप जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वापस चीन? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो समुद्र की खोजबीन करने चलते हैं। मोटे बूढ़े ली ने तांग शियू को एक अजीब नजर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, आजकल के नौजवानों के विचार तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर तुम किसी साहसिक यात्रा पर जा रहे हो तो याद रखना कि किंगचेन पर्वत के उस लड़के को मत बताना, वरना वह जोंक की तरह तुमसे चिपक जाएगा। तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। अच्छा ऐसा है, तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा। उसने अपने खरीदे हुए निजी द्वीप के बारे में अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी को भी बताने का इरादा नहीं किया था। आखिरकार उसकी योजना इसे अपना निजी क्षेत्र बनाने और अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए एक अड्डा बनाने की थी। वह किसी भी कीमत पर इसे सार्वजनिक नहीं होने देना चाहता था। फैटी ली के जाने के बाद तांग शियू ने मो अवेन और विवी को वापस जाकर आराम करने का इशारा किया। फिर वह बैठक में विवी के साथ बैठ गया और बोला, अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो बदला लेने के बाद किसी ट्रेनिंग कैंप में जा सकते हो। मैंने अवेन और बाकी लोगों को इसके बारे में बात करते सुना है। दुनिया में कई ट्रेनिंग कैंप हैं जो माहिरों को प्रशिक्षित करते हैं। अगर तुम जाने को तैयार हो तो तुम जल्दी ही सबसे अलग दिख सकते हो। प्रशिक्षण शिविर। टॉम रेगी के अतीत के अनुभवों को याद करते हुए विवी ने चुपचाप सिर हिलाया। वह दयालु स्वभाव की थी, बुरे काम करने वालों को भी वह मारती नहीं थी, बल्कि उन्हें सबक सिखाती थी और फिर उनसे मोटी रकम वसूल करती थी। तब उसे एहसास हुआ कि उसके कोमल हृदय के कारण ही उसके कई रिश्तेदारों की मृत्यु हुई थी। तांग शियू, धन्यवाद, विवी ने कुछ कहा और फिर मुड़कर चली गई। तांग शियू ने वेइवमी को जाते हुए देखा और मन ही मन आह भरी। उसे नहीं पता था कि वेइवमी को ये सब बताना उसके लिए अच्छा होगा या बुरा, लेकिन उसे लगा कि अगर वह वेइवमी को मजबूत नहीं बना सका तो उसकी विशेष ऊर्जा व्यर्थ ही चली जाएगी। 7 देवताओं का नृत्य। तांग शियू ने मन ही मन सिर हिलाया और अपने द्वारा चुने गए कार्यक्रम को याद किया। बूढ़े ली के रहस्यमय कथनों ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कार्यक्रम को देखने और यह जानने का फैसला किया कि उसमें ऐसा क्या खास है। मेरे लिए 7 देवताओं का नृत्य आयोजित करो। इमारत में मौजूद लैंडलाइन का उपयोग करते हुए तांग शियू ने इमोर पैसिफिक का नंबर डायल किया और सीधे बात की। ठीक है, कोई आपको थोड़ी देर में वहां ले जाएगा। कुछ मिनट बाद शाम की पोशाक पहने बेहद आकर्षक दिखने वाली एक लड़की तांग शियू के घर पहुंची। उसने धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा, क्या आप श्रीमान तांग हैं? इमोर पैसिफिक के उपाध्यक्ष ने मुझे आपको मनोरंजन केंद्र ले जाने के लिए भेजा है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ही हूँ। उस लड़की के पीछे चलते हुए तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, मिस, क्या आप मुझे पहले से बता सकती हैं कि 7 गॉड्स डांस कार्यक्रम वास्तव में क्या है? मेरी दोस्त हमेशा इतनी रहस्यमयी क्यों रहती है? फुफकार। लड़की अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप नहीं जानते कि 7 देवताओं का नृत्य क्या होता है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे सच में नहीं पता। लड़की हंसते हुए बोली, चूंकि तुम्हें पता नहीं है तो मेरे साथ चलो, देखकर समझ जाओगे। अगर तुम बिस्तर पर अच्छे हो तो यकीनन बहुत मजा आएगा। इस पर अच्छा अर्थ क्या है? तांग शियू असमंजस में देख रहा था। ये देखकर कि लड़की और कुछ कहने को तैयार नहीं थी, वह अपने सवालों को दबाकर उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर हो गया। 7 या 8 मिनट बाद दोनों एक यूरोपीय शैली की इमारत में पहुंचे। तांग शियू ने चारों ओर देखा और पाया कि इमारत बहुत ही विचित्र थी। इतना ही नहीं, इसकी बाहरी दीवार लाल रंग से रंगी हुई थी और हर खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे, जिससे लाल, नारंगी, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी जैसे कई रंग दिखाई दे रहे थे। स्वागत। लंबी स्कर्ट पहने 4 खूबसूरत महिलाएं इमारत के बाहर खड़ी थीं और उन्होंने तांग शियू को प्रणाम किया। तांग शियू ने सिर हिलाया और लड़की के पीछे पीछे इमारत में प्रवेश किया। उसने पाया कि आंतरिक सज्जा में एक रहस्यमय वातावरण व्याप्त था। हॉल के बीचों बीच एक चमकदार स्टील का पाइप खड़ा था और चारों ओर की दीवारें रोशनी में सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। दीवारों पर न केवल विचित्र शैली की सुंदरियों की तस्वीरें थीं, बल्कि कई आकर्षक और सुंदर पुरुषों की तस्वीरें भी थीं। श्रीमान तांग, हमारे मनोरंजन केंद्र में 7 मंजिलें हैं। आप कितनी बार आएंगे? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा और तांग शियू को लिफ्ट की ओर ले गई। तांग शियू ने पूछा, क्या अंतर है? लड़की ने कहा, जितनी ऊंची मंजिल होगी उतनी ही खूबसूरत लड़कियां होंगी और उतना ही महंगा भी होगा। हालांकि उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि यहाँ आपके सभी खर्चे सरकार की ओर से होंगे, इसलिए आप अपनी पसंद की कोई भी मंजिल चुन सकती हैं।
7वीं मंजिल पर जाओ, तांग शियू ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अच्छा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, लड़की तांग शियू को 7वीं मंजिल पर ले गई। लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, तांग शियू ने देखा कि एक महिला खुले कपड़े पहने हुए लेकिन बेहद आकर्षक काया वाली मुस्कुराती हुई बाहर खड़ी थी। आगे आगे चल रही लड़की ने उनका परिचय कराते हुए कहा, श्रीमान तांग, मैं रुइवर हूँ, 7वीं मंजिल की प्रभारी। आपको यहाँ लाने का मेरा काम पूरा हो गया है। आशा है आपका यहाँ अच्छा समय बीतेगा, बस इतना ही। उसने तांग शियू को थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर वापस लिफ्ट में चली गई और वहां से निकल गई। जिस तरह से आगे तांग शियू को कुछ अस्पष्ट सा आभास हुआ, लेकिन वह अभी तक निश्चित नहीं हो सका, इसलिए उसने सीधे रिवर से बात की। कृपया रुइवर, तांग शियू को बैंगनी रोशनी से गुजरते हुए 2 गलियारों से होते हुए एक रहस्यमय माहौल वाले खूबसूरती से सजे कमरे में ले गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान तांग, कृपया थोड़ी देर आराम कीजिए। मेज पर फल और मिठाइयां रखी हैं और फ्रिज में तरह तरह के पेय पदार्थ हैं। अगर आप नहाना चाहें तो बगल वाले कमरे में बने बाथरूम में जा सकते हैं। हमें तैयारी के लिए 20 मिनट दीजिए, शो 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। तांग शियू ने पूछा, क्या ये प्रोग्राम जटिल है? रिवर मुस्कुराया और बोला, कोई परेशानी नहीं, अगर आप कुशल हैं तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन आनंद होगा। अगर आपके पास कोई और निर्देश नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। तांग शियू ने हाथ हिलाकर कमरे के चारों ओर देखा, जो कम से कम 2 या 300 वर्ग मीटर का था। विलासिता विलासिता, लंबे चमड़े के सोफे के सामने लंबी मेजों की एक कतार थी। मेजों पर तरह तरह के स्नैक्स, फल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। सोफे के बगल में एक छोटी सी अलमारी पर फैशन पत्रिकाओं का ढेर भी लगा था। दीवार पर 60 इंच का LCD टीवी टंगा था, जिसकी रोशनी कम होने के बावजूद उस पर खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। नहाना